हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया होंगे। सो अब हम क्या करने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 17। सेक्शन 17 यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 17 1 2 3 अपन यहाँ पढ़ेंगे, रूल 42 43 और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। ये पूरा अपन चार्ट फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। आप देख लो 17 1 2 भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद 17 3 भी अपना चार्ट फॉर्म में, रूल 42 भी और इसके बाद रूल 43 भी, ठीक है। टैबुलर या चार्ट फॉर्म में अपन ने ये पूरा लिया है। इसका डायरेक्ट पढ़ने जाओगे रूल 42 43 का तो बहुत लेंदी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो उसको यहाँ पे अपन ने पूरा चार्ट फॉर्म पे लिया है और फिर उस पर जो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन बैंक में, तो वो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो अब पहले सबसे सिंपल 17 1 और 2 देखेंगे। 17 1 2 क्या बोल रहा है भाई, आपने गुड्स और सर्विसेज लिए। अब आपने गुड्स और सर्विसेज क्या कर लिए, पार्टली बिजनेस के लिए कर लिए, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। गुड्स सर्विसेज आए हैं, गुड्स और सर्विसेज आप किसके लिए यूज कर रहे हो, पार्टली बिजनेस के लिए, पार्टली नॉन बिजनेस के लिए। तो आईटीसी कितना मिलेगा, सिंपल सी बात है भाई, जो बिजनेस से एट्रीब्यूटेबल है उतना ही मिलेगा, जितना बिजनेस से एट्रीब्यूटेबल है उतना ही मिलेगा। सेकेंड बात, आप यहाँ पे यूज कर रहे हो पार्टली टैक्सेबल सप्लाई के लिए इंक्लूडिंग जीरो रेटेड, और बाकी आप पार्टली यूज कर रहे हो एग्जाम सप्लाई के लिए। तो पार्टली आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड एंड पार्टली फॉर एग्जाम। तो आईटीसी कितना मिलेगा आपको, आईटीसी आपको मिलेगा टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई से रिलेटेड जो है उसका आईटीसी मिलेगा। गुड्स और सर्विसेज जो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए यूज होते हैं उसका आईटीसी मिलता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये अपन ने लास्ट लेक्चर में भी एक क्वेश्चन में पॉइंट देखा था। तो जो भी गुड्स सर्विसेज आप ले रहे हो, यूज कर रहे हो जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, उसका बिल्कुल आईटीसी मिलेगा। टैक्सेबल के लिए कर रहे हो उसका तो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी कोई एग्जाम सप्लाई के लिए अगर कर रहे हो तो फिर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, सीधी सादी बात है, ठीक है। तो ये बात हुई 17 1 और 2 की, सिंपल सी बात है। इसके बाद आता है 17 3। इसमें कुछ भी नहीं है, खाली एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन, यहाँ एग्जाम सप्लाई क्या रहेगा रूल 42 43 के लिए वो बताया। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 43 ये एग्जाम सप्लाई आपको लेनी है, जो यहाँ पे दी हुई है, ये जो चार्ट में है। अच्छा, एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन अपन ने पढ़े थे, याद है क्या, कॉम्पोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में। वहां पे एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल थी, तीन चीजें थी उसमें, ये सिर्फ ये तीन चीज थी उसमें, ठीक है। वो डेफिनेशन पूरे एक्ट को लगती है। क्या था उसमें, नील रेटेड सप्लाई, एग्जाम सप्लाई मींस नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, तीन चीजें खाली। एग्जाम सप्लाई में क्या क्या बताया उन्होंने, नील रेटेड सप्लाई, ये डेफिनेशन पूरे एक्ट को लगती है, क्या, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीन चीजें ही आती है एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में पूरे एक्ट के लिए। बट फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 43 ओनली कैलकुलेशन के टाइम पे अपने को एग्जाम सप्लाई में ये तो रह गई, उसके अलावा क्या एक्सक्लूड करना है दिया है और क्या इंक्लूड करना है दिया है, सिर्फ रूल 42 43 के लिए। अभी आप देखोगे आगे, देखो रूल 42 43 में यहाँ पे एग्जाम सप्लाई के कैलकुलेशन के लिए लगता है, ये इज एग्जाम सप्लाई, तो यहाँ पे एग्जाम सप्लाई के कैलकुलेशन के लिए रूल 42 43 में लगता है ये पॉइंट। तो इसमें क्या क्या लेना क्या क्या नहीं लेना वो यहाँ पे 17 3 में बताया उन्होंने। सो फॉर द पर्पज ऑफ रूल 42 43 क्या रहेगा भाई, ये तो रहेगा ही, देखो जो एग्जाम सप्लाई में आता है, नील रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तो रह गई। इसके अलावा क्या एक्सक्लूड करोगे, क्या एक्सक्लूड करोगे, उन्होंने बोला इंटरेस्ट या डिस्काउंट बाय पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये एक्सक्लूड कर दो। क्या बोला, सर्विस जो भी आपकी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस जिसका कंसिडरेशन कैसा आ रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट आ रहा है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट आ रहा है बाय पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पहला तो ये एक्सक्लूड कर दो एग्जाम सप्लाई से। इवन तो ये एग्जाम सप्लाई होती है बट ये एक्सक्लूड करने का है, ठीक है, ये नहीं लेना है एग्जाम सप्लाई में। वैल्यू ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट नहीं लेने का है, बिल्कुल नहीं लेने का है। जो भी एक्टिविटीज है शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 याद है क्या, शेड्यूल 3 याद है क्या, तो शेड्यूल 3 की सारी एक्टिविटीज आप एक्सक्लूड करोगे एक्सेप्ट ये दो एक्टिविटी खाली एक्सक्लूड नहीं करनी, क्या, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड सेकंड सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ये दो एक्सक्लूड नहीं करना, मतलब ये दो इंक्लूड करना है एग्जाम सप्लाई के कैलकुलेशन में, ये इंक्लूड करोगे एग्जाम सप्लाई के कैलकुलेशन में। और इंक्लूड क्या क्या करना है उन्होंने बताया, एक तो आरसीएम सप्लाईज इंक्लूड कर लो, बोले आपकी आरसीएम सप्लाईज इंक्लूड करोगे आप इसमें। सेकंड, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यही वाला पॉइंट है, इसको एक्सक्लूड नहीं करना है, इसको क्या करना है, इंक्लूड करना है, इसको इंक्लूड करना है, ठीक है। इसमें इंक्लूड करोगे तो वैल्यू क्या लेना है, तो बोले जो भी स्टैम्प ड्यूटी के लिए वैल्यू लिए वो ले लो, वैल्यू अडॉप्टेड फॉर पेइंग द स्टैम्प ड्यूटी वो ले लो, ठीक है। तो आपको वहां पे अलग अलग वैल्यूज देगी रहेगी, तो आपको क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी वाली वैल्यू ले लेना है। उसके बाद सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स,
बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन वन ऑफ द आइटम ऑफ शेड्यूल 3, बट इसको इंक्लूड करना है। वैल्यू क्या लेंगे, जो भी ड्यूटी फ्री शॉप की एट अराइवल टर्मिनल वैल्यू दी हुई है वो ले लेना है, वो ले लेना है। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन है उसको भी यहाँ पे ऐड करना है, उसको भी इंक्लूड करना है। उसके लिए वैल्यू क्या लेना है, 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, भले आपको वहां परचेज वैल्यू भी दी हो, सेल वैल्यू भी दी हो, कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चन में, अपने को क्या लेना है, सेल वैल्यू लेना है। वैल्यू क्या देना है, लेना है यहाँ पे दिया हुआ है। आया क्या समझ में? सो एग्जाम सप्लाई, व्हाट इज एग्जाम सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ रूल 42 43 ज्यादा से अच्छे से समझेगा जब अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, बट एक बार देखेंगे वापस। रूल 42 43 के लिए एग्जाम सप्लाई क्या है, निल रेटेड सप्लाई, होली एग्जाम सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तो है ही। इसके अलावा क्या एक्सक्लूड करना है, इंटरेस्ट या डिस्काउंट बाय अ पर्सन अदर देन बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वैल्यू ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट, यहाँ पे वैल्यू ऑफ ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट आ जाएगी यहाँ पे, और एक्सक्लूड करेंगे। और एक्टिविटीज जो भी शेड्यूल 3 में है वो भी एक्सक्लूड करेंगे, वो भी एक्सक्लूड करेंगे। एक्सेप्ट क्या, जो भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है वेयर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको इंक्लूड करना है। सेकंड, सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, सेल ऑफ व्हाट, वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। इसको भी क्या करोगे आप, यहाँ पे आपको इंक्लूड करना है, ये दोनों चीजें इंक्लूड होगी, ये दोनों चीजें इंक्लूड होगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड हो रहा है भाई, क्या क्या इंक्लूड हो रहा है भाई, यहाँ पे आरसीएम सप्लाईज इंक्लूड करनी है अपने को साथ में। लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जहाँ पे कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो इंक्लूड करना है। उसके लिए वैल्यू क्या लेना है, जो भी वैल्यू अडॉप्ट की फॉर द पर्पज ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। फिर सेल ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन आपको लेना है। ठीक है, वैल्यू क्या लोगे, जो भी ड्यूटी फ्री शॉप एट अराइवल टर्मिनल पे वैल्यू है वो ले लो। एंड लास्ट ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, उसमें वैल्यू क्या ले लेंगे, 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इतना इंक्लूड करना रहेगा। आया क्या समझ में? ठीक है, so this is what exempt supply for the purpose of rule 42 and 43। अब रूल 42 देखते हैं, फिर रूल 42 के क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर रूल 43 देख लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, क्या बात हुई, देखो आपने लिया इनपुट और इनपुट सर्विसेज, क्या बात हो रही, आपने इनपुट लियो, इनपुट सर्विसेज लियो। अब देखो भाई, अगर आप इसको टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी मिल जाता है, एग्जाम के लिए यूज कर रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, पहले लेमन लैंग्वेज में समझो, लॉजिकल चीज समझो, वही चीज यहाँ पे दी हुई है। तो देखो टैक्सेबल सप्लाई के लिए अपन ने इनपुट इनपुट सर्विसेज लिए, आईटीसी मिलेगा क्या, हाँ मिल जाएगा, मिलेगा, पूरा मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा का पूरा एग्जाम सप्लाई के लिए ले लिए तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अच्छा, ब्लॉक क्रेडिट है कुछ तो आईटीसी मिलेगा क्या, नहीं, नहीं मिलेगा। अब कुछ अपन ने आईटीसी ऐसा लिया, मतलब कुछ गुड सर्विसेज ऐसे लिए जो कि टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहे हैं और एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहे हैं, एग्जाम्प्ट के लिए भी यूज हो रहे हैं, या बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रहे हैं, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज हो रहे हैं। तो उस केस में अपने को आईटीसी क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे अपने को टैक्सेबल का ही मिलना चाहिए। अब इसका कैलकुलेशन करे कैसे, या बिजनेस का ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पे रूल 42 में वो मैकेनिज्म दिया है कि जब आप इनपुट इनपुट सर्विसेज लेते हो, दोज विच आर कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, कॉमन इनपुट्स या इनपुट सर्विसेज लेते हो तो आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, तो आपको आईटीसी कैसा मिलेगा। ठीक है, तो कॉमन क्रेडिट देखना पड़ेगा कि कितने क्रेडिट्स कॉमन है जो कि किस चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, जो कि दोनों चीजों के लिए यूज किए जा रहे हैं, टैक्सेबल के लिए भी, एग्जाम्प्ट के लिए भी। तो उस केस में कॉमन क्रेडिट के केस में कैलकुलेशंस कैसे करना है, कितना अमाउंट रिवर्सल करेंगे टुवर्ड्स एग्जाम्प्ट सप्लाई जो एट्रीब्यूटेबल होगा वो अपन यहाँ पे रिवर्स करेंगे, टुवर्ड्स नॉन बिजनेस पर्पज जो एट्रीब्यूटेबल होगा वो हम यहाँ पे रिवर्स करेंगे। तो उसका कैलकुलेशन देखना है, सिंपल सी बात है, देखेंगे। सो टोटल इनपुट टैक्स सबसे पहले देखेंगे, जो भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज है, मैं आपके यहाँ पे पूरे महीने में जो भी इनपुट्स आए, इनपुट सर्विसेज है, सबका टोटल इनपुट टैक्स देखेंगे, दैट वी विल डिनोट एज टी, टी आ जाएगा। ठीक है, फिर इनपुट टैक्स जो है इसमें देखो क्या क्या एलिमेंट रहेगा। इनपुट टैक्स जो है, जो इनपुट और इनपुट सर्विसेज है विच आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पज, जो पूरी तरह से नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया आपने, पूरी तरह से नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया, उसको डिनोट करेंगे T1 से, T1 से। ठीक है, फिर इनपुट टैक्स है इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे विच आर यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई। कुछ इनपुट सर्विसेज है जो टोटली एग्जाम सप्लाई के लिए यूज किया गया, उसको अपन डिनोट करेंगे कैसे, T2 से।
T2 से डिनोट करेंगे। उसके बाद ब्लॉक क्रेडिट अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ब्लॉक क्रेडिट पूरा का पूरा, ठीक है, जिसका क्रेडिट ब्लॉक्ड है 17.5 में, तो ब्लॉक क्रेडिट जो है वो डिनोट करेंगे अपन T3 से, T3 से। तो अब ये जो टोटल इनपुट टैक्स T था, इसमें से अपन माइनस करेंगे T1, T2, T3, तो बाकी का क्रेडिट जो है वो क्या कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। देखो T1, T2, T3 का तो क्रेडिट मिलना ही नहीं है किसी भी केस में, पूरा का पूरा एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो चीज यूज करे उसका क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेकेंड बात हो रही, पूरा का पूरा आप यहाँ एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो, क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा जो ब्लॉक क्रेडिट है, क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो इन तीनों को तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाने का सवाल ही नहीं उठता। ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पे आपको इनका तीनों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। T1, T2, T3 का आपका क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो T में से, टोटल क्रेडिट में से माइनस कर देंगे अपन T1, T2, T3, तो जो C1 आपका बचा, जो C1 आपका बचा, दैट इज व्हाट रिमेनिंग ITC विच विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दैट इज द रिमेनिंग ITC जो आपका कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, ठीक है। अब इसके देखो दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो इसमें है T4 एक आइटम आता है, ये जो C1 है इसमें दो कंपोनेंट है। क्या क्या बचा, जो भी क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है इनपुट सर्विसेज का विच आर यूज एक्सक्लूसिवली इन टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई वाला क्रेडिट बच गया, बराबर है। और दूसरा कॉमन क्रेडिट है, मतलब जो टैक्सेबल में भी यूज हो रहा है और एग्जेम में भी यूज हो रहा है, ठीक है, बिजनेस में भी यूज हो रहा है, नॉन बिजनेस में भी यूज हो रहा है, वो कॉमन क्रेडिट C2 बचा। C1 के दो पार्ट है, ये गए, ये दोनों चीजें कहाँ चली गई, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चली गई है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अपन लेके जाते हैं। अब जो C2 है, C2 में से अपन ने T4 माइनस कर दिया, सॉरी C2 जो है, C2 का मतलब क्या है, C2 इज व्हाट, C1 माइनस T4, यही वाला पॉइंट आगे आया है। C2 में क्या आ गया भाई, C2 क्या है, C1 माइनस T4। C1 क्या था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके गए उसमें से टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड का हटाया, तो अपन कहां पहुंच गए, C2 में, दैट इज व्हाट कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट। अब कॉमन क्रेडिट जो है, अब अपने को देखना है कि टुवर्ड्स एग्जाम कितना है उतना रिवर्स करना है, दैट्स इट। तो जो C2 है, अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई निकालेंगे, तो यहाँ पे C2 में अपन क्या करेंगे, E डिवाइडेड बाय F करेंगे, C2 को E डिवाइडेड बाय F करेंगे। व्हाट इज E, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जाम सप्लाई ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड, एग्जाम सप्लाई, F क्या है, टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड F। C2 में मल्टीप्लाइड बाय E डिवाइडेड बाय F करोगे तो आपका D1 आ जाएगा। व्हाट इज D1, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई है वो है, वो है, ठीक है। दिस इज व्हाट इनएलिजिबल क्रेडिट, ये क्रेडिट इनएलिजिबल है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा कहाँ पे, GSTR 3B में, ठीक है, टू बी रिवर्स बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन GSTR 3B और इन प्रिस्क्राइब फॉर्म, ये बात हुई। उसके बाद क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज है, क्या बात हुई, क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन बिजनेस पर्पज जो है, इफ कॉमन इनपुट्स प्लस इनपुट सर्विसेज आर यूज्ड फॉर बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस पर्पज, क्या बात हो रही है यहाँ पे देखो, credit attributable to non-business purpose. If common inputs and input services are used for business and non-business purpose, common input services अगर business और non-business के लिए है तो उन्होंने बोला सिंपल करो, C2 का 5% निकाल लो, C2 का 5% निकालोगे that will be D2, that will be ineligible credit जो non-business purpose के towards attributable है, रिवर्स कर दो registered person 3B में और in prescribed form। बाकी का जो बचा वो आपका क्या है, eligible credit हो गया, बाकी का जो आपका बचा वो क्या हो गया, एलिजिबल क्रेडिट हो गया। रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट जो है दैट इज C2 माइनस D1 प्लस D2, दैट इज एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू बिजनेस एंड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई, ठीक है। इसका कुछ करना नहीं है, अपन ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में C1 को पहले लेकर के गए थे और अपन क्या करने वाले हैं, D1 और D2 को रिवर्स कर देंगे 3B में, दैट्स इट, दैट्स इट। एक बार देखो वापस समझो, सिंपल सा, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। टोटल क्रेडिट क्या है भाई अपना, T से अपन डिनोट करेंगे। T1 क्या है, जो एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, T2 क्या है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई के लिए, T3 क्या है, ब्लॉक क्रेडिट है। सो टोटल क्रेडिट जो है अपना T में से T1, T2, T3 को माइनस करेंगे तो C1 आ जाएगा। C1 को अपने को कहाँ लेके जाना है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। C1 के दो कंपोनेंट है, क्या कंपोनेंट है, एक तो उसमें आता है टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई विच इज डिनोटेड एट T4, और दूसरा बचा कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट कैसे निकाला, C1 में से T4 माइनस कर दिया तो C2 आ गया कॉमन क्रेडिट।
कॉमन क्रेडिट। अब अपन ये कॉमन क्रेडिट को क्या करेंगे भाई, ई मल्टीप्लाई बाय एफ कर देंगे तो अपना आ जाएगा एग्जाम सप्लाई के टुवर्ड्स का क्रेडिट D1 उसको क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे जीएसटीआई 3B में, रिवर्स कर देंगे जीएसटीआई 3B में। सेकंड, यहाँ पे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो एट्रीब्यूटेबल है क्रेडिट वो कैसे आ जाएगा, C2 का 5% D2 आ जाएगा। इनएलिजिबल क्रेडिट कहाँ रिवर्स कर देंगे, यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटीआई 3B में रिवर्स कर देगा। अब रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट C2 में से D1 प्लस D2 यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। C2 में से ये माइनस कर दिया तो ये अपना रिमेनिंग कॉमन क्रेडिट आ गया, दैट इज एलिजिबल क्रेडिट। एलिजिबल क्रेडिट आया क्या समझ में? ठीक है, बस यही बात है, सिंपल सी बात है, ये देखेंगे। अब इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन बैंक पे चलते हैं। कंप्यूट C3 D1 D2 सेपरेटली फॉर CGST, SGST, UTGST, IGST, सबका अलग अलग कंप्यूट होगा जो भी C3 D1 D2। फिर आप सबमेशन ऑफ निकालोगे D1 D2। देखो पहले तो ये एक्टिविटी अपने को हर महीने करना है, हर टैक्स पीरियड करना है, जो भी आपका टैक्स पीरियड है। फॉर एग्जांपल आपका मंथली टैक्स पीरियड है तो आपको मंथली D1 D2 निकालना है आपको और रिवर्स करते चलना है जीएसटीआई 3B में। साल के एंड में आप क्या करोगे, उसके बाद में भाई आप सबमेशन करोगे D1 D2 का। D1 D2 टोटल आपका कितना आया होल फाइनेंशियल ईयर का आपको निकालना है बाय टेकिंग एग्जेम्प्टेड टर्नओवर एंड एग्रीगेट टर्नओवर फॉर होल फाइनेंशियल ईयर। पूरे साल का एग्जेम्प्ट टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे सबमिशन ऑफ D1 D2 निकलेगा। बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न फॉर सितंबर इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट ईयर के सितंबर के पहले के ड्यू डेट के पहले अपने को ये काम करना है, क्या, सबमिशन ऑफ D1 D2 निकालेंगे। उसके बाद अगर आपका तो सबमिशन ऑफ D1 D2 जो है वो ज्यादा है जो अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स किया है एवरी मंथ, ठीक है, आपका सबमिशन ऑफ D1 D2 फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए आया, बट आपने ऑलरेडी रिवर्स किया है अमाउंट 90,000 और तो 10,000 रुपए ज्यादा है वो, ठीक है, सबमिशन ऑफ D1 D2। तो फिर एक्सेस अमाउंट को क्या करोगे, रिवर्स करोगे 3B में इन द प्रिस्क्राइब फ्रॉम एनी मंथ टिल सितंबर तक के आपको कभी भी करना है इन द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। एंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% शुड बी पेड ऑन द डिफरेंशियल अमाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल टिल द डेट ऑफ पेमेंट। और 18% का इंटरेस्ट लग जाएगा ये 10,000 रुपए पे। कब से कब तक, साल खत्म होने के बाद 1 अप्रैल जो आ रहा है तब से लेके पेमेंट तक है। तो अगर हम 24-25 की बात करें तो यहाँ पे 1 अप्रैल 25 से लेके फॉर एग्जांपल आपने सितंबर के रिटर्न पे किया तो यहाँ पे सितंबर के रिटर्न तक के 20 अक्टूबर तक के आपको ये 10,000 रुपए पे 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा। बट अगर उल्टा होता है, इफ द अमाउंट ऑलरेडी रिवर्स एवरी मंथ इज ग्रेटर देन सबमिशन ऑफ D1 D2, आपने जो हर महीने यहाँ पे अमाउंट रिवर्स किया है वो ज्यादा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कितना रिवर्स किया है, यहाँ पे ऑलरेडी रिवर्स कर दिया आपने 1 लाख रुपए, पर सबमिशन ऑफ D1 D2 80,000 रुपए आ रहा है, ठीक है, तो 20,000 रुपए आपने ज्यादा रिवर्स कर दिया तो एडिशनल अमाउंट हैज टू बी क्लेम बैक एज क्रेडिट। आप उसको क्रेडिट क्लेम कर सकते हो इन द रिटर्न नॉट लेटर देन सितंबर तक के कोई भी रिटर्न में आप उसको क्लेम कर सकते हो। तो साल खत्म होने के बाद ये एक्टिविटी हम कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो ये समझाइए किसका है, ये इनपुट और इनपुट सर्विसेज के लिए। कैपिटल गुड्स के लिए रूल 43 आएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे जो अपन रूल 43 वो कैपिटल गुड्स के लिए आएगा। यहाँ क्या बात हो रही है, जो कॉमन इनपुट सर्विसेज ले रहे हैं हम टैक्सेबल एज वेल एग्जाम सप्लाई के लिए या बिजनेस या नॉन बिजनेस के लिए, तो उस केस में कैलकुलेशंस कैसे करना है वो यहाँ पे अपन ने पढ़ा, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन बैंक में चलते हैं, इसके क्वेश्चंस करते हैं, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन बैंक में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 36 पे आओ। ऑल इन वन स्टोर इज अ रिटेल चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैविंग प्रेजेंस इन ऑल मेट्रो सिटीज अक्रॉस इंडिया। एक मिनट, सबसे पहले देखते हैं ये पूछ क्या रहे हैं अपने से। गिवन द अबव अवेलेबल फैक्ट्स यू रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, क्या क्या पूछ रहे हैं। आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या क्रेडिट करोगे वो पूछ रहे हैं। कॉमन क्रेडिट आपका क्या है वो पूछ रहे हैं। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई क्या है, ठीक है, वो आपसे पूछ रहे हैं। एलिजिबल आईटीसी कितना है आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट वो पूछ रहे हैं। नेट जीएसटी पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज निल। सो नेट जीएसटी पेएबल क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो ये 5 चीजें आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं। GTA हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स इटसेल्फ, ठीक है, GTA ने क्या बोला है कि भाई वो हैज नॉट एक्सरसाइज द, वो टैक्स नहीं पे करेगा। टैक्स कितना पेएबल है, 5% है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसिपेंट पे करेगा अंडर आरसीएम, GTA नहीं पे करेगा, तो सीधी सादी बात है। रेट ऑफ जीएसटी इन ऑल अदर केसेस 18% है। इग्नोर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, यहाँ लिखा है इसलिए अपन इग्नोर करेंगे। ऑल इनवर्ट सप्लायर प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, मतलब सारी इनवर्ट सप्लाई पे जीएसटी लगेगा अगर रजिस्टर्ड सप्लायर से आपने लिए तो।
वेर एवर एप्लीकेबल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जहां पे भी ये अमाउंट क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ठीक है। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउट, अज्यूम दैट ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड, ठीक है। सो बेसिकली ये 5 चीजें पूछी है, ए बी सी डी जो अपन ने देखा, देखेंगे। सो क्या है भाई, डिपार्टमेंटल स्टोर है, सारे मेट्रो सिटीज में है, बोथ एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स आर सोल्ड इन सच स्टोर, एग्जेम्प्ट भी और टैक्सेबल भी गुड्स यहाँ पे दिख रहे हैं इस इन सारे स्टोर इसमें, ठीक है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट। द स्टोर ऑपरेट्स इन रेंटेड प्रॉपर्टीज, स्टोर कहाँ ऑपरेट कर रहा है, रेंटेड प्रॉपर्टीज में। ऑल इन वन स्टोर पेज जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, ऑल इन वन स्टोर कैसे कर रहा है, जीएसटी पे रेगुलर स्कीम में कर रहा है। इन मुंबई द स्टोर ऑपरेट्स इन अ रेंटेड कॉम्प्लेक्स, मुंबई में स्टोर कैसे ऑपरेट कर रहा है, रेंटेड कॉम्प्लेक्स में। पार्ट ऑफ विच इज यूज बाय द ओनर ऑफ द स्टोर फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस, उसमें से पार्ट किस चीज के लिए यूज हो रहा है, पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। ऑल इन वन स्टोर मुंबई फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ, ये सारी डिटेल्स दी हुई है, चलो देखते हैं एक एक चीज। सबसे पहले सेल्स का डेटा दिया हुआ है, ठीक है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम सोल्ड इन द स्टोर, टैक्सेबल आइटम 42 लाख के, एग्जेम्प्ट आइटम्स 12 लाख के, आइटम्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी 3 लाख के। सो यहाँ पे टैक्सेबल आइटम्स कितने के बिके, 42 लाख के बिके, तो सिर्फ इस पे ही टैक्स आना है, आउटपुट टैक्स, ठीक है, एग्जेम्प्ट वाले पे कोई टैक्स नहीं आना है, आइटम्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी में कोई टैक्स नहीं आना है। तो 42 लाख पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे रेट दिया हुआ था 18% के हिसाब से जीएसटी आ जाएगा, आउटपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जीएसटी पेएबल का जहाँ कैलकुलेशन होगा, जीएसटी पेएबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज, टैक्सेबल आइटम सोल्ड इन द स्टोर 42 लाख, 18% जीएसटी के हिसाब से 7,56,000 ये आ गया, ठीक है। बाकी एग्जेम्प्ट वाले का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और नॉट लेविएबल टू जीएसटी का भी कोई मतलब नहीं है। सो ये फर्स्ट पॉइंट का काम हो गया अपना। Second, Mumbai store transfer to another all-in-one store located in Goa certain taxable items for the purpose of distributing them as free sample, फ्री में भेज रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्या बोला ये यहाँ पे, ये मुंबई स्टोर ट्रांसफर कर रहा है गोवा स्टोर को, जहां से वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द सेम एज फ्री सैंपल्स, आगे वो फ्री सैंपल जैसे बांटने वाले हैं, ठीक है। द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस इज 5 लाख, सच आइटम्स आर सोल्ड इन मुंबई स्टोर फॉर 8 लाख। सो मुंबई स्टोर में कितने में बिक रहे हैं, 8 लाख में। ओपन मार्केट वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए की ओपन मार्केट वैल्यू है, तो अपन ने वो ले लेना है यहाँ पे वैल्यू। टैक्सेबल आइटम्स ट्रांसफर टू गोवा स्टोर 8 लाख रुपीज इंटू 18%, 1,44,000 आ गया, 1,44,000 आ गया, ठीक है। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम प्रोक्योर्ड फॉर बीइंग सोल्ड इन द स्टोर, ठीक है, प्रोक्योर परचेज का डेटा आईटीसी मिलेगा इसके बेसिस पे अपने को। टैक्सेबल आइटम्स 55 लाख, आइटम्स एग्जेम्प्टेड वाया नोटिफिकेशन 15 लाख, नॉट लेविएबल टू जीएसटी 5 लाख। सो 55 लाख पे ही अपने को आईटीसी मिलना है, 55 लाख पे अपने को आईटीसी मिलना है, तो आईटीसी का जो कैलकुलेशन है उसमें ले लेंगे जीएसटी ऑन टैक्सेबल आइटम्स 55 लाख पे 18% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। ये 3 पॉइंट हो गए। फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स, टैक्सेबल आइटम के इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जीटीए को फ्रेट पे की। नीचे अपन ने देखा था क्या लिखा था कि भाई जीटीए हैज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू पे टैक्स, तो आपको ये टैक्स पे करना है। आरसीएम में जब आप टैक्स पे करते हो तो उस केस में यहाँ पे रेट क्या लगता है अपने को पता है 5% का, सो 5% का लगा दो रेट। जीएसटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज ऑन पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम 1 लाख का 5%, 5,000 रुपीज, ठीक है। ये ऊपर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन नॉट लेविएबल टू जीएसटी, तो इस पे तो ऑब्वियसली जीएसटी लग के नहीं आएगा, इसलिए निल यहाँ पे ले लिया है। अच्छा, इसमें ना 2 तरीके से कैलकुलेशन दिया है, एक तो यहाँ पे टोटल टी कैलकुलेट किया है कि भाई क्या क्या आईटी से इन्वॉल्व है, फिर उसमें से माइनस किया है क्या जो पर्सनल पर्पस के लिए है और यहाँ नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, एग्जेम्प्ट वाले हो गए, मतलब T1 T2 T3 माइनस करके फिर आप आए हो यहाँ पे किस पे, आप आए हो यहाँ पे कौन सा अमाउंट आईटीसी टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये एक वे है। ऑल्टरनेटिव वे दूसरा भी ऐसा दिया है कि अपन डायरेक्टली क्या क्या क्रेडिट होना है सिर्फ उसका ही ले, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है, तो आप किसी भी तरीके से चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में से जिस वे से भी जाना है वैसे चले जाओ। अपन T1 T2 T3 देख लेते हैं, ठीक है, ताकि अपने को समझ में आ जाए T1 T2 T3 के बारे में भी, ठीक है। यहाँ तक समझा। सो ये टी है, इसमें अपन क्या ले रहे हैं, सारा पूरा का पूरा टोटल आईटीसी जो इन्वॉल्व है वो यहाँ पे अपन ले रहे हैं, ठीक है।
उसके बाद फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स, 80,000 की आपने फ्रेट पे करी है, ठीक है। 80,000 पे 5% आपका क्या लग जाएगा, यहाँ पे रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्ट आइटम्स 4,000 रुपीज, ठीक है। अब इस पे आपको कोई आईटीसी मिलेगा नहीं, ये सिर्फ टी कैलकुलेट किया इसलिए लिया, वो ऑल्टरनेटिव मेथड से लोगे तो वहां नहीं लेंगे। सो ये 4,000 रुपीज क्या है एग्जेम्प्ट आइटम के लिए, क्या तो ये यहाँ पे भी आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, आपके T2 के कैलकुलेशन में भी आ जाएगा। जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज ऑन फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड आइटम्स, ठीक है। एग्जेम्प्ट सप्लाई है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एग्जेम्प्ट के लिए जो फ्रेट यहाँ पे है ये यहाँ पे आ गई अपनी, ठीक है। सो देखो एग्जेम्प्ट सप्लाई मीन्स सप्लाई ऑन which may be wholly exempt from tax, hence input service of inward transportation of exempt item is exclusively used for effecting the exempt supplies, ठीक है। उसके बाद फ्रेट पेड थ्रू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल आइटम्स, नॉन टैक्सेबल आइटम्स के लिए 20,000 की फ्रेट पे की, कितना अमाउंट पे किया आपने 20,000 का, फ्रेट पे 5% आरसीएम पे करोगे तो 1,000, अगेन उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, खाली ये टी के कैलकुलेशन में लिया है, सो यहाँ पे आ जाएगा T2 के कैलकुलेशन में। जीएसटी पेड ऑन रिवर्स चार्ज ऑन फ्रेट पेड फॉर जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल आइटम्स 1,000, ठीक है। उसके बाद मंथली रेंट पेएबल फॉर द कॉम्प्लेक्स 5,50,000 मंथली रेंट है, 1/3 ऑफ द टोटल स्पेस इज अवेलेबल फॉर पर्सनल रेसिडेंशियल पर्पस। अब आपने क्या किया यहाँ पे नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो 1/3 रेंट, रेंट कितना बताया आपको यहाँ पे 5,50,000 रुपीज, ठीक है। 5,50,000, सो 5,50,000 का रेंट है, उस पर जीएसटी 18% के हिसाब से 99,000 का उसमें टोटल आईटीसी इन्वॉल्व है, पर 1/3 अपने को नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस पर्पस का है तो नॉन बिजनेस T1 के कैलकुलेशन में ले गए अपन, इसको T1 के कैलकुलेशन में ले गए, ठीक है। फिर उसके बाद एक्टिविटी ऑफ पैकिंग द आइटम्स एंड पुटिंग द लेबल ऑफ द स्टोर along with the sale price has been outsourced, amount paid for packing the items is 2,50,000, so 2,50,000 पे 18% जीएसटी लग के आएगा आपको, 45,000 का आपका आईटीसी इन्वॉल्व यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद सैलरी पेड टू रेगुलर स्टाफ एट द स्टोर 2 लाख रुपीज का आपने सैलरी पे किया स्टोर के यहाँ पे स्टोर स्टाफ को, तो अपन ने पढ़ा हुआ है शेड्यूल 3 में, ठीक है। जो भी सैलरी वगैरह पे करते हैं यहाँ पे इट इज नॉट सप्लाई, सर्विस बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सप्लाई एज पर व्हाट इन टर्म्स ऑफ पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3, हेंस नो जीएसटी इज पेएबल, कोई जीएसटी पेएबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन इनपुट्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए आपने कुछ यूज किया, ठीक है। टी के कैलकुलेशन में भी ले लिया अपन ने, T1 के कैलकुलेशन में भी ले लिया, वो डायरेक्ट वाला करते तो फिर ये लेते ही नहीं अपन आईटीसी में, ठीक है। यहाँ पे टी के कैलकुलेशन में ले लिया, टी कैलकुलेट कर रहे हैं अपन। उसके बाद में जीएसटी पेड ऑन रेंट अ कैब सर्विस, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अवेल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय विच इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर एनी लॉ, भाई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल क्या यहाँ पे क्या हो जाता है, एम्प्लॉयज के लिए अगर आपने लिया है कैब ली है तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा भाई, इसका आईटीसी ब्लॉक्ड रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ आईटीसी इन्वॉल्व में भी ले लिया और यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी ले लिया, ब्लॉक क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी ले लिया, T3 के कैलकुलेशन में, दोनों जगह ले लिया। फिर उसके बाद में जीएसटी पेड ऑन आइटम गिवन एज फ्री सैंपल, अगेन ये ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, टी के कैलकुलेशन में भी ले लिया, ब्लॉक क्रेडिट में भी ले लिया, तो यहाँ पे ये अपना टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व आ गया यहाँ पे, साथ साथ में अपना T1 आ गया 38,000, T2 आ गया 5,000 और T3 आ गया 8,000, ठीक है। ये बात हुई। सो गिवन द अबव अवेलेबल फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, फर्स्ट क्या आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ये तो बहुत सिंपल है, देखो आईटीसी क्या क्रेडिट कर रहे हो, टी में से T1 T2 T3 माइनस कर देंगे, सो 11,57,000 में से 38,000 5,000 एंड 8,000 माइनस किया तो अपन किस पे आ गए, C1 पे 11,06,000, दिस इज व्हाट, ये आईटीसी हम क्रेडिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अब इसमें दो पार्ट है, एक जो टैक्सेबल सप्लाई के लिए टोटली है, मतलब T4 आपका आ जाएगा, T4 आपका आ जाएगा। सेकेंड अपन क्या देखेंगे, कॉमन क्रेडिट, C2 आता है कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जो टैक्सेबल के लिए भी यूज हुआ, एग्जेम्प्ट के लिए हुआ, कॉमन है, जो टैक्सेबल के लिए भी हुआ, एग्जेम्प्ट के लिए भी हुआ, तो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल को माइनस कर देंगे तो अपन C2 पे आ जाएंगे। एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल क्या है, देखो आप ये टी में से देखेंगे अपना T4 क्या था, सो एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल एक तो ये 9,90,000 है, जीएसटी पेड ऑन टैक्सेबल सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, टैक्सेबल सप्लाई पे जो टोटली पे किया है। सेकेंड ये 5,000 है जो रिवर्स चार्ज में आपने पे किया है फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल आइटम्स 5,000 है।
बाकी ये दोनों अपन ने तो आइटम देख लिए, एक एग्जेम्प्ट के लिए, ये नॉन टैक्सेबल के लिए, तो ये अपन कहाँ लेके चले गए थे, T2 के कैलकुलेशन में लेकर के चले गए थे। उसके बाद जीएसटी पेड ऑन मंथली रेंट, इसमें से 1/3 पोर्शन तो अपन कहाँ पे लेके चले गए, नॉन बिजनेस के लिए, जो है नॉन बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिव है तो वो तो हट गया, नॉन बिजनेस का एक्सक्लूसिव था तो वो तो हट गया। बाकी का जो बचेगा वो अपना ये जो पोर्शन है, ये बाकी का जो अपना आ जाएगा वो किस में आ जाएगा भाई, कॉमन में आ जाएगा वो, ठीक है। जीएसटी ऑन पैकिंग चार्जेस भी यहाँ पे टैक्स किस चीज के लिए भाई, बाकी का पोर्शन टैक्सेबल प्लस एग्जेम दोनों के लिए, ये दोनों कॉमन में चले जाएगा इसलिए, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। अपन सिर्फ टैक्स यहाँ पे T4 निकाल रहे हैं, तो T4 में अपने को एक ये आइटम मिला, T4 का अपने को एक ये आइटम मिला, ठीक है। जीएसटी पेड ऑन रेंट अब कैब सर्विस फॉर बिजनेस पर्पज, ये तो अपन ने देखा ऑलरेडी ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, फ्री सैंपल्स वाला भी ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, तो T4 के दो आइटम मिले, T4 के दो आइटम मिले, तो जीएसटी पेड ऑन टैक्सेबल सप्लाईज यहाँ पे, और ये जो 5,000 रुपीज था आरसीएम 9,95,000, ये क्या है, T4 हो गया, ये T4 हो गया। सो C1 में से अपन ने T4 माइनस कर दिया, तो बाकी का कॉमन क्रेडिट 1,11,000 आ गया, 1,11,000 आ गया। दिस इज व्हाट कॉमन क्रेडिट विच इज यूज्ड फॉर बोथ टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम सप्लाई। अब जो भी एग्जेम सप्लाई के एट्रीब्यूटेबल है वो निकाल लेंगे और रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो अब एग्जेम सप्लाई कितनी है, अपन ने देखा था टर्नओवर अपना, यहाँ पे देखो टर्नओवर दिया हुआ है, इसमें से एग्जेम सप्लाई एक तो 12 लाख है, एक जी आइटम्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, ये भी एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं क्या, नॉन टैक्सेबल आइटम्स, ठीक है। तो 15 लाख रुपए का क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका एग्जेम सप्लाई 15 लाख एग्जेम सप्लाई, 12 लाख प्लस 3 लाख, और टोटल अपना कितना है 42 लाख प्लस 12 लाख प्लस 3 लाख, दैट्स इट, देख लो 12 लाख प्लस 3 लाख हो गई एग्जेम सप्लाई, टोटल टर्नओवर हो गया 65 लाख। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अपना क्या अमाउंट था 1,11,000 कॉमन क्रेडिट मल्टीप्लाई बाय 50 लाख डिवाइडेड बाय 65 लाख कम्स टू 25,615, 25,615 आपका क्या हो गया, यहाँ पे D1 हो गया, D1 हो गया। कॉमन क्रेडिट 1,11,000 माइनस 25,615, आप कहाँ पे आ गए, कंप्यूटेशन ऑफ एलिजिबल आईटीसी, आपसे एलिजिबल आईटीसी पूछा था, D पॉइंट, यहाँ पे एलिजिबल आईटीसी निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो आईटीसी निकाल दिया अपन ने, फिर कॉमन क्रेडिट निकाल दिया, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम सप्लाई निकाल दिया, एलिजिबल आईटीसी निकाल दिया। अब नेट जीएसटी पेबल कैश में कितना है वो निकाल लेंगे, ये समझा ना आपको, कॉमन क्रेडिट में E/F कर दिया, बस अपन ने, काम हो गया अपना। सो यहां तक अपन ऑलरेडी देख चुके थे, देखो आपका टोटल आउटपुट टैक्स कितना आ रहा है यहाँ पे 9 लाख रुपीज, यहां तक अपन देख चुके थे। आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कितना होगा भाई, देखो आपका आईटीसी यहाँ पे कितना आया था, जो यहाँ पे 11,06,000 माइनस इनएलिजिबल कितना है 25,615, 25,615 आप ये माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10,80,385, ठीक है। तो ये जो रहेगा भाई, आप 10,80,385 माइनस 9 लाख करोगे तो 1,80,385 क्या हो जाएगा, जो आईटीसी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट मंथ में। सो जीएसटी पेबल यहाँ पे हो गया नील, परंतु अपने जो फ्रेट पे है, जो भी इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन पे अपन जीटीए पे करते हैं वो कैश में पे करना पड़ता है, आरसीएम लाइबिलिटी हैज ऑलवेज टू बी पेड इन कैश, तो ये 10,000 का आरसीएम लाइबिलिटी हम कैश में पे करेंगे, दैट्स इट, दैट्स इट। तो ये आपको कैश में पे करना है। अच्छा, ये जो एक नोट लिखा है यहाँ पे, जो गोवा को ट्रांसफर किया था, इसमें अपन ने 8 लाख रुपए क्यों लिया, इनवॉइस की वैल्यू क्यों नहीं ली, ये देखो ये एक जो पॉइंट था पर्टिकुलर, मुंबई स्टोर, सेकेंड पॉइंट, मुंबई स्टोर ट्रांसफर्स टू गोवा स्टोर सर्टेन टैक्सेबल आइटम, ठीक है, वो वहां पे क्या करने पड़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल, ठीक है। वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइसेस 5 लाख, हम वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस कब ले लेते हैं, जब सामने वाला एलिजिबल होता है फॉर फुल आईटीसी, पर यहाँ पे तो वो आगे फ्री सैंपल के जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, तो उसको फिर आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक हो जाएगा। सो इसके लिए वैल्यू क्या ली, ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे अपने से क्वेश्चन में पूछा था क्या आईटीसी आपको क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कॉमन क्रेडिट, एग्जेम सप्लाई, कॉमन एलिजिबल आईटीसी और नेट जीएसटी पेबल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, तो वो सारा अपन ने कर लिया। ये देखो ऑल्टरनेटिव यहाँ पे ट्रीटमेंट भी आपको दिया है, आईटीसी अपन ऐसे भी कंप्यूट कर सकते हैं, जो जो यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे आईटीसी आ रहा है, अपन सिर्फ वही यहाँ पे निकाल लें, तो ये ऑल्टरनेट वे भी दिया हुआ है, कैसे भी कर सकते हो। अपने को समझना था कि T1, T2, T3 वगैरह में, T4 में क्या क्या आता है, इसलिए अपन ने उस वे से चेक किया, क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। सो ये हो गया एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन था, ये अपन ने किया। नेक्स्ट आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 37 में। अच्छा, उसके पहले एक बात और, यहाँ पे अपन ने, आप बोलोगे D2 क्यों नहीं आया, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए ऐसा कुछ कॉमन क्रेडिट था ही नहीं। नॉन बिजनेस का जो एक अपना आइटम था यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ था 33,000 का, कि ये 1/3 एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस था।
कॉमन वाला कुछ नॉन बिजनेस का था नहीं, इसलिए 5% ऑफ C2 अपन ने लिया नहीं, समझा क्या? ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अपना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन शॉप इज अ रिटेल सप्लायर ऑफ बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम गुड्स। यहाँ पे क्या है भाई, रिटेल सप्लायर है टैक्सेबल एग्जाम गुड्स के। रजिस्टर्ड है जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कहाँ पे रजिस्टर्ड है? राजस्थान में। वन शॉप इज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ। ये देखो डिटेल्स आपको सारी दी हुई है। सबसे पहले इनको चाहिए क्या, ये देख लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द फॉलोइंग इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट किया। कॉमन क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट, क्या कॉमन क्रेडिट अवेलेबल फॉर अपॉर्शनमेंट है। आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट, क्या आईटीसी एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, आपसे वो पूछ रहे हैं। नेट जीएसटी पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप क्या कर रहे हो, क्या नेट जीएसटी आपका पेएबल है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, 4 चीजें अपने को बतानी है भाई। और क्या है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं, फिर एक एक पॉइंट्स अपन यहाँ पे देखते हैं। ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस वेयर एवर एप्लीकेबल। सारे अमाउंट क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई मेड बाय वन शॉपी आर फ्रॉम और टू रजिस्टर्ड पर्सन विद इन राजस्थान। विद इन राजस्थान इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि सीजीएसटी एसजीएसटी ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये वन शॉपी भी राजस्थान से फर्स्ट लाइन में अपन ने देखा। Assume wherever applicable for the purpose of reverse charge payable by one shopee, CGST, SGST, IGST are 2.5%, 2.5%, 5% respectively. RCM का रेट दिया हुआ है 2.5, 2.5 यहाँ पे। CGST, SGST, IGST 6%, 6%, 12% इन ऑल अदर केसेस। बाकी सारे फॉरवर्ड चार्ज वगैरह में अपने को क्या दिया हुआ है, 12% का यहाँ पे रेट दिया हुआ है। चलो बढ़िया है, देखते हैं फिर। डिटेल्स ऑफ सेल्स, क्या बात हुई। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 50 lakhs, सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी 10 lakhs। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई कितना का हो गया, 50 lakhs का हो गया, 50 lakhs का हो गया। ठीक है, सो अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो टैक्सेबल गुड्स है उसी पे टैक्स लगेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पे दिया हुआ था 6%, 6%, तो यहाँ पे सबसे पहले आउटपुट का अपन कैलकुलेशन कर लेंगे। जीएसटी लाइबिलिटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज क्या हो गई, सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स 50 lakhs इंटू 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी कम्स टू 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, अब यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, नॉट लेविएबल टू जीएसटी में जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो उसका कोई टैक्स का इंपैक्ट ही नहीं है, छोड़ दो इसको। तो ये हो गया सेल्स का डेटा का काम। डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज फॉर बीइंग सोल्ड इन द शॉप, देखो परचेज का डिटेल दिया है, टैक्सेबल गुड्स का दिया है, गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। अगेन गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी का कोई मतलब नहीं है। टैक्सेबल वो गुड्स 45 lakhs के, 45 lakhs के सारी अपने को क्या दी हुई है, इंट्रा स्टेट दी हुई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 45 lakhs पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6% CGST, 6% SGST comes to 2,70,000, 2,70,000। गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, खत्म हो गई बात। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का डिटेल दिया हुआ है। मंथली रेंट पेएबल फॉर द शॉप, मंथली रेंट पेएबल फॉर द शॉप कितना है, 3,50,000 का आपका मंथली रेंट आपने शॉप पे पे किया। ठीक है भाई, बिजनेस के लिए अपन ने यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस किए हैं उस सर्विसेज के लिए क्या होता है भाई, यहाँ पे आपको बिल्कुल टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो 3,50,000 पे अपन लगा लेंगे 6% CGST, 6% SGST कम्स टू 21,000। उसके बाद क्या है एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड 50,000, 30,000 फॉर बिल्स ऑफ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल्ड एट शॉप, 20,000 टुवर्ड्स मोबाइल फोन bills of the employee, mobile phones are given to employee for official use। so 50,000 का बेसिकली एक्सपेंस है, उस पर 6% CGST, 6% SGST आ जाएगा। 3,000 का अपने को क्रेडिट मिल जाएगा। ऑडिट फीस पेड टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, 35,000 फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न एंड स्टैच्यूटरी ऑडिट ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एंड 25,000 फॉर फाइलिंग जीएसटी रिटर्न। तो 60,000 रुपीज का टोटल अपन ने क्या किया है, यहाँ पे ऑडिट फीस पे करिए। तो उस पे क्या हो जाएगा, 6% CGST, 6% SGST कम्स टू 3,600। नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज ऑफ द शॉप एज पर कंपनी पॉलिसी। क्या बोल रहे हैं, कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे किया है, तो भाई ब्लॉक क्रेडिट में जाएगा। कंपनी की पॉलिसी स्टैच्यूटरी ऑब्लिगेशन है क्या, नहीं, तो ये 10,000 रुपीज किस में चल जाएगा, आपके ब्लॉक क्रेडिट में चल जाएगा, आपके ब्लॉक क्रेडिट में चल जाएगा। उसके बाद freight paid on GTA service taxable at 5% for inward transportation of goods not leviable to GST। ठीक है, तो आपने फ्रेट पे करी किस पे, GTA में, यहाँ पे फ्रेट पे करी, सर्विस कितने पे टैक्सेबल है, 5% पे, फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। सो इस केस में देखो क्या बात हो गई भाई, GTA को हम जब भी फ्रेट पे करते हैं, GTA को हम जब भी फ्रेट पे करते हैं तो वो क्या हो जाता है भाई, यहाँ पे
अपने को आरसीएम में टैक्स पे करना है, आरसीएम में टैक्स पे करना है 50,000 पे, बट किसके लिए? ये फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नॉट लेविएबल टू जीएसटी। गुड्स आपके लेविएबल टू जीएसटी हैं क्या? नहीं, गुड्स आपके नॉट लेविएबल टू जीएसटी हैं। सो फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स अंडर रिवर्स चार्ज। डेफिनेशन ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई में क्या आता है? नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स इज एक्सक्लूसिव यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। देखो नीचे जो टैक्स का कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी लायबिलिटी, उसमें ले लो 50,000 पे आप टैक्स जरूर पे करोगे यहाँ पे, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, बट क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद फ्रेट पेड टू जीटीए सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज एट 5% फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। टैक्सेबल गुड्स के लिए जो फ्रेट पे करी भाई, उस पे भी आरसीएम पे टैक्स पे करोगे, उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा 1,50,000 पे, टैक्स भी पे कर दिया 1,50,000 पे, 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, और उसका अपन आईटीसी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका आईटीसी भी मिल जाएगा आपको, वो कैश में पे करोगे। बट गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सेबल वैल्यू ऑफ 45 लाख, 5,000 के गुड्स आपने क्या कर दिए? फ्री सैंपल के जैसे दे दिए। तो क्या फ्री सैंपल के जैसे दे दिए, उसका क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा, आईटीसी आपका ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हुआ। सो बेसिकली ये अपन ने आईटीसी का पूरा कैलकुलेशन देख लिया। ये अपना आईटीसी जो क्रेडिट करने के लिए आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, कितना आ रहा है? 3,01,350 का अपना आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इसमें से ये देखो, नोट नंबर 2 पे आओ। अब क्या करना है अपने को? ये आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अपना फ्रीज हो गया, 3,01,350 सीजीएसटी, 3,01,350 एसजीएसटी। अब यहाँ पे क्या बात हुई? जो अपना आईटीसी अपन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में यहाँ पे क्रेडिट कर रहे हैं, उसमें से देखो अपन ने क्या, कौन सा आईटीसी लिया? जो एलिजिबल आईटीसी, इस क्वेश्चन में अपन ने कैसे लिया? जो एलिजिबल आईटीसी वही लिया। तो इसमें से खाली T4 हटाना है अपने को। तो टैक्सेबल गुड्स के लिए क्या है? तो भाई टैक्सेबल गुड्स के लिए अपने देख लो यहाँ पे सारे पॉइंट्स में खाली ये एक ही पॉइंट है, ये जो आपको आईटीसी मिल रहा है 45 लाख का, ये ही क्लियर टैक्सेबल के लिए। जो रेंट फॉर शॉप है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए, ऑडिट फीस हो गई, ये सब क्या है भाई? ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट है, कॉमन क्रेडिट का पार्ट है, ठीक है। बाकी के क्रेडिट्स कॉमन क्रेडिट है, बाकी तो क्रेडिट ही नहीं लिया। तो टैक्सेबल गुड्स पे T4 का एलिमेंट अपना कितना आता है? 2,70,000, 2,70,000। सो अपन आईटीसी और टैक्सेबल गुड्स यहाँ से माइनस कर देंगे, 2,70,000, 2,70,000, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। देन आईटीसी ऑन फ्रेट पेड टू जीटीए फॉर इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स। आरसीएम वाले में एक पॉइंट ही था, ये इनवर्ड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ये भी केस में है एकदम टैक्सेबल वाला पॉइंट है, एकदम टैक्सेबल वाला पॉइंट है, T4 के पार्ट में आ जाएगा। तो ये दो चीजें आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे अपने फर्स्ट टेबल में अपन ने देखा, इसमें से अपना फर्स्ट आ गया 270, और उसके बाद अपन रिवर्स चार्ज वाले में से एक पॉइंट आ गया। तो अब ये जो बचा, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉमन क्रेडिट, 27,600 इज व्हाट, कॉमन क्रेडिट आपका जो है वो 27,600 आ गया, 27,600 आ गया। अब इसमें कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, अपने को यहाँ पे कर देंगे एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल। सो 27,600 मल्टीप्लाइड बाय अपना एग्जाम टर्नओवर, देखो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10 लाख, टोटल टर्नओवर 60 लाख, तो 10 डिवाइडेड बाय 60, दैट्स इट। 10 डिवाइडेड बाय 60 कर दिया तो 4,600 CGST, 4,600 SGST। सो 4,600 CGST, 4,600 SGST यहाँ पे आ गया। आईटीसी रिवर्सल, आईटीसी आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई, 4,600, 4,600। सो दिस इज व्हाट नेट आईटीसी अवेलेबल, 296,750, 296,750। आया क्या समझ में? 296,750, 296,750, दिस इज व्हाट, दिस इज द आईटीसी अवेलेबल, नेट आईटीसी अवेलेबल, ठीक है। सो यहाँ पे जो भी आईटीसी अवेलेबल है वो ये आ गया, बाकी क्या आ गया? आपका जीएसटी पेएबल आ गया। सो अब देखो यहाँ पे आ जाओ, कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी अपन देखते हैं, ये अपन ऑलरेडी देख चुके थे। फॉरवर्ड चार्ज में अपन का क्या टैक्स था? 3 लाख का टैक्स था, सीजीएसटी 3 लाख का, एसजीएसटी, आईटीसी अवेलेबल अपन ने इसमें से माइनस कर दिया, तो नेट जीएसटी पेएबल अपना 3,250 हो गया। और रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी कैश में पे करते ही हैं अपन, तो 3,750 प्लस 1,250 अपने को यहाँ कैश में पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नेट जीएसटी पेबल ए प्लस बी यहाँ पे आ गया आपका 8,250, 8,250, दैट्स इट, दैट्स इट। आया क्या समझ में? ठीक है। रिवर्स चार्ज का पेमेंट हमेशा अपने को कैश में बताना, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ये अप्रोच से करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है आपको ये ज्यादा इजी पड़ता है। आपको डायरेक्टली जो आईटीसी एक्चुअली क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वही लेकर के जाओ, उसमें से T4 माइनस कर दिए, कॉमन क्रेडिट पे आ गए, कॉमन क्रेडिट को E/F कर दिए, एग्जाम सप्लाईज पे आ गए अपन, एग्जाम सप्लाई के टुवर्ड्स क्या एट्रीब्यूटेबल है क्रेडिट, वो उस पे आ गए अपन, बस उसको अपन ने माइनस कर दिए,
आईटीसी से, तो नेट आईटीसी अवेलेबल अपना आ गया। जैसे ही अपना नेट आईटीसी अवेलेबल आ गया, जो भी आउटपुट का टैक्स है माइनस नेट आईटीसी अवेलेबल, जो आपको टैक्स पे करना है वो आ गया, प्लस आरसीएम में जो भी टैक्स पे करना है वो कैश में पे करना है, उसको ऐड कर दो। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे आएंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 सिमिलर लेवल पे, ठीक है, एग्जाम का 14 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो अपन ने अभी दो क्वेश्चंस किए उसी सिमिलर लेवल पे क्वेश्चन है, खाली 86B का और रेफरेंस है इसमें। सो 86B अपन पढ़ने के, वो पढ़ने के बाद यहाँ पे अपन आएंगे। थोड़ा सा 86B से रिलेटेड यहाँ पे पोर्शन है, तो वो अपन बाद में करते हैं। फिर 40 ऑन रूल 43 वो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। अगेन एग्जाम का 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं इन्हें क्या चाहिए पहले। कंप्यूट द आईटीसी क्रेडिटेड फॉर द मंथ ऑफ जून टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड नेट जीएसटी पेएबल फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एक्स फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, तो क्या आईटीसी क्रेडिट करना है जून के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्या आईटीसी क्रेडिट करना है, और क्या जीएसटी पेएबल है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से बाय एक्स फॉर द मंथ ऑफ जून। रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, इग्नोर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड प्रोविजंस ऑफ रूल 86B फॉर द sake of simplicity। ठीक है, subject to information given above, assume that all the other condition necessary for availing ITC has been fulfilled, all purchases are made from registered person। so जब आप परचेज कर रहे हो रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो उस केस में टैक्स क्या लगेगा भाई, यहाँ पे अपने को पता है टैक्स लग जाएगा, मतलब टैक्स लगेगा। X, a manufacturer of roofing sheets is having 1,60,000 as opening balance of ITC for the month of June। 1,60,000 opening balance है। He provides the following information pertaining to the goods and services procured during the month of June। ठीक है, इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल 40,000। द रॉ मटेरियल इज यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई। अब रॉ मटेरियल आपने लिया, रॉ मटेरियल दोनों के लिए यूज हो रहा है, मतलब क्या कॉमन क्रेडिट है। देखो कॉमन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, जो टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रहा है, एग्जेम्प्ट के लिए भी यूज हो रहा है। ठीक है, जो बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, नॉन बिजनेस के लिए भी यूज हो रहा है, तो ये कॉमन क्रेडिट का मतलब हुआ। तो अपने को कैसे कैलकुलेट करना है वो अपने को देखना है। सो इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल क्या है, कॉमन क्रेडिट है, कॉमन क्रेडिट है विच इज एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाईज 40,000 रुपीज। ठीक है, इनपुट टैक्स ऑन केटरिंग सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम हार्वेस्ट कैटरर्स इन कनेक्शन विद हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे केटरिंग सर्विसेज ली आपने, किस चीज के लिए, हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए। सो भाई इनपुट टैक्स रेट ऑन हाउस वार्मिंग वैसे भी क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, देखो नोट 2 लिखा, आईटीसी ऑन आउटडोर केटरिंग इज ब्लॉक इफ द सेम इज नॉट यूज फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई। तो ये क्रेडिट वैसे भी ब्लॉक है, हाउस वार्मिंग का है। इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल यूज एक्सक्लूसिवली इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स। रॉ मटेरियल आपने लिए एक्सक्लूसिव इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एग्जेम्प्ट गुड्स ऑफ 2 लाख इज 20,000 रुपीज। सो वो तो सीधी साधी बात है, जो एग्जेम्प्ट के लिए है एक्सक्लूसिवली, वो तो वैसे ही आपका क्या होता है, क्रेडिट आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो इनपुट टैक्स ऑन इनपुट यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज नॉट अवेलेबल एज आईटीसी दस नॉट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इसलिए वो क्रेडिट नहीं होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। इनपुट टैक्स ऑन कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। सो इनपुट टैक्स किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी की। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी में अपनी बात हुई है, इसका भी आईटीसी नहीं मिलता। ठीक है, आईटीसी ऑन कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी अपन ने देखा हुआ है, ये ब्लॉक है, तो ये भी ब्लॉक हो जाएगा। फिर उसके बाद टोटल टैक्सेबल टर्नओवर फॉर द मंथ ऑफ जून इज 60 लाख। 60 लाख का टैक्सेबल टर्नओवर है। रेट ऑफ जीएसटी यहाँ पे क्या दिया हुआ था, 18%। सो 60 लाख पे 18% कम्स टू 10,80,000 आपका आउटपुट टर्नओवर यहाँ पे आ गया। ठीक है, कंप्यूट द आईटीसी फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। सो इसमें कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन टर्म्स ऑफ रूल 42 40,000 हो जाएगा। कॉमन क्रेडिट अपना 40,000 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आईटीसी का यहाँ पे अपन देखते हैं कैलकुलेशन। ये देखो, जीएसटी ऑन टैक्सेबल टर्नओवर अपना 10,80,000 आ गया। आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था 1,60,000। उसके बाद आईटीसी आप क्रेडिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पहले क्रेडिट ले जाते हैं, फिर जो कॉमन क्रेडिट से एट्रीब्यूटेबल है वो हम रिवर्स करते हैं। तो 40,000 का यहाँ पे आपने क्रेडिट किया। उसके बाद अब आप रिवर्स कैसे करना है वो अपने को देखना पड़ेगा। तो आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई आपका रिवर्स होता है। कॉमन क्रेडिट अपना कितना आया, 40,000 रुपीज। 40,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, 2 लाख का एग्जेम्प्ट सप्लाई दिया हुआ था यहाँ पे, डिवाइडेड बाय टोटल अपना कितना है यहाँ पे टर्नओवर 60 लाख प्लस 2 लाख 62 लाख। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख एग्जेम्प्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर 62 लाख। 1290 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईटीसी एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई टू बी रिवर्स 1290। 1290 यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 198,710 यहाँ पे क्या हो गया भाई,
आपका यहाँ पे ये आईटीसी है अवेलेबल 10,80,000 आउटपुट यहाँ पे हो गया आउटपुट टैक्स पेएबल, इनपुट टैक्स रेट 198,710 है, तो नेट जीएसटी पेएबल 881,290 है, 881,290। ठीक है, समझा क्या? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 41। 42 अगेन रूल 43 पे। ठीक है, सो रूल 42 के अपन ने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन अपना रूल 42 का बाकी है, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 43 पे। नेक्स्ट रूल नंबर 43 में आएंगे। रूल नंबर 43 किस पे भाई? कैपिटल गुड्स के केस में। कैपिटल गुड्स के केस में कैसे रिवर्सल किया जाएगा अगर आप कैपिटल गुड्स यूज कर रहे हो, टैक्सेबल के लिए भी, एग्जाम्प्ट के लिए भी, या बिजनेस के लिए भी, नॉन बिजनेस के लिए भी, तो उस केस में कैसे रिवर्सल किया जाएगा? अगेन अपन ने टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे इसको लिया हुआ है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत लॉजिकल है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वैसे उसी तरीके से अपन इसको समझेंगे। देखो क्या चीज़ है, सबसे पहले अपन देखेंगे क्या अमाउंट क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और कॉमन क्रेडिट क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछते ही अपन ने रूल 42 अभी देखा, देखो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछा हुआ है। व्हाट अमाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द आईटीसी टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, कैलकुलेशन ऑफ कॉमन क्रेडिट एंड सो ऑन। तो सबसे पहले अपन ये दो चीजें देखते हैं कि भाई अपने को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या लेके जाना है और कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में क्या आएगा। ठीक है, सो इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स क्या है भाई? इनपुट टैक्स कैपिटल गुड्स पे जो आप यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस और मेकिंग एग्जाम सप्लाई। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लिए हो? कैपिटल गुड्स लिए हो जो कि यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट के लिए। तो आप ही बताओ क्या उसको आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो हम यूज कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस के लिए, एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट के लिए, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। नो, इट इज इनएलिजिबल क्रेडिट, ये इनएलिजिबल क्रेडिट है। क्या वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में आएगा? नहीं भाई, इनएलिजिबल ही क्रेडिट है, उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा कैपिटल गुड, आपने मशीन खरीदी, आप वो मशीन यूज कर रहे हो कोई एग्जाम सप्लाई बनाने के लिए, पूरा का पूरा यूज कर रहे हो नॉन बिजनेस के लिए, तो उसका क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, ना वो कॉमन क्रेडिट है। ये बात हो गई ए पॉइंट में। बी पॉइंट आया, बोला कि आपने क्या लिए हैं? कैपिटल गुड्स लिए, उसको आप यूज कर रहे हो एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई। जो हम यूज कर रहे हैं टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए, क्या उसका क्रेडिट हमको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्रेडिट मिलेगा मतलब हम उसका पूरा का पूरा क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर देंगे। यस, टैक्सेबल के लिए यूज करें, मैंने मशीन खरीदी, उससे मैं पूरे का पूरा प्रोडक्ट बना रही हूँ जो टैक्सेबल है, तो उस केस में मेरे को क्रेडिट मिलेगा क्या? यस, उस केस में मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। तो यस, इट विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, वो पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। समझा क्या? क्या वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में आएगा? नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि भाई आप उसको यूज कर रहे हो किस चीज के लिए? यहाँ पे आप यूज कर रहे हो यहाँ पे उसको टैक्सेबल के लिए, एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल के लिए, तो वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में ऑब्वियसली नहीं आएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, तो पूरा का पूरा अपन उसको आईटीसी ले लेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और वो कॉमन क्रेडिट है ही नहीं भाई, पूरा टैक्सेबल है। कॉमन क्रेडिट क्या होता है? जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस के लिए करते हो, वो होता है कॉमन क्रेडिट का पार्ट। उसके बाद सी पॉइंट आया, वो बोला इनपुट टैक्स ऑन कैपिटल गुड्स नॉट कवर्ड अंडर ए एंड बी अबव। ए में क्या था? एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस या एग्जाम्प्ट वाला। बी में क्या था? एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाला। सो सी में क्या आ गया भाई? वो आ गया जो टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। बेसिकली वो कैपिटल गुड्स जो कि हम यूज कर रहे हैं टैक्सेबल एग्जाम या बिजनेस नॉन बिजनेस के लिए, मतलब कॉमन वाले। ठीक है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या बोले कि भाई आप इसको क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको पूरा का पूरा आप क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्या ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगा? यस, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगा। सो एक बार तो पूरा का पूरा आईटीसी क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, फिर रिवर्सल कैसे करना है वो देखेंगे। और क्या ये कॉमन क्रेडिट है? बिल्कुल ये कॉमन क्रेडिट है, टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यूज कर रहे हैं, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो कॉमन क्रेडिट तो है ही, कॉमन क्रेडिट तो है ही, बात हो गई है। ठीक है, उसके बाद तो ये तीन पॉइंट तो सिंपल थे। एक्सक्लूसिवली एग्जाम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए तो इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं लेके जाना, ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट भी नहीं है। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल है, जीरो रेटेड के लिए है, तो ये आईटीसी क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट नहीं है, ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट नहीं है। और अगर यहाँ पे कॉमन वाला है कि भाई टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो, बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, तो क्या आप क्रेडिट करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? तो ये सब क्रेडिट करोगे। क्या ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट है? तो ये से कॉमन क्रेडिट का भी पार्ट है। आया क्या समझ में? ठीक है, ये हो गई बात।
उसके बाद चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पज एग्जेम्प्ट सप्लाई टू कॉमन यूज। क्या बात हुई, आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो क्या, नॉन बिजनेस पर्पस यहाँ पे आपका था पहले, मतलब ए कैटेगरी वाला आपका था, नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए आप यूज कर रहे थे कैपिटल गुड्स को, अब आप उसको टैक्सेबल के लिए भी यूज करने लगे, मतलब वो कॉमन में आ गया। ठीक है, तो पहले मैंने एक मशीन खरीदी थी, उससे जो प्रोडक्शन हो रहा था उससे सिर्फ एग्जाम सप्लाईज बन रही थी, अब मैंने टैक्सेबल प्रोडक्ट के लिए भी उसको यूज करना शुरू कर दिया मशीन को, तो क्या हो गया, ए से सी कैटेगरी में आ गए क्या अपन, कैपिटल गुड्स व्हिच वर इनिशियली कवर्ड अंडर ए एंड नाउ सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर क्लॉज सी। ठीक है, तो पहले एग्जाम नॉन बिजनेस के लिए यूज किया जा रहा था, अब आप उसको टैक्सेबल इंक्लूडिंग के लिए भी यूज कर रहे हो, तो अब क्या हो गया, बिजनेस पर्पज के लिए भी यूज कर रहे हो, तो इस केस में क्या हो गया, ए से सी में आ गया, ए से सी में आ गए। अच्छा, जब आप ए में थे क्या आपने क्रेडिट लिया, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम सप्लाई बना रहे थे, ठीक है, उस मशीन से एग्जाम सप्लाई बना रहे थे, तो क्या आपने क्रेडिट लिया था, नहीं, उस टाइम क्रेडिट नहीं लिया था। अब सी में कॉमन में आ गया, तो गवर्नमेंट ने बोली पहले तो क्रेडिट ले लो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पूरा का पूरा क्रेडिट ले लो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। अच्छा, क्या ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में आएगा, यस बिल्कुल आएगा, ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी आएगा। ठीक है, तो अभी देखो इसमें क्या बात हुई, इसमें देखो दो चीजें, पहली बात तो क्या क्रेडिट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, वो बात करते हैं। तो क्या पूरा का पूरा अमाउंट क्रेडिट कर देंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। क्यों क्रेडिट कर दो, क्योंकि पहले आईटीसी नहीं लिया ना, जब नॉन बिजनेस या एग्जाम के लिए यूज कर रहे थे तब आईटीसी लिया क्या, नहीं, तब आईटीसी नहीं लिया, तब आईटीसी नहीं लिया। अब क्या कर दो, अब पहले तो पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। उसके बाद देखो जिस पीरियड में, फॉर एग्जाम्पल आपने मशीन 4 साल पहले खरीदी है, ठीक है, मशीन आपने 4 साल पहले खरीदी है, तो 4 साल तो आपने उसको यूज कर लिया, किस चीज के लिए यूज कर लिया मशीन को, एग्जेम्प्ट के लिए, एग्जाम के लिए। अब आप उसको टैक्सेबल के लिए भी यूज करने लगे, तो भैया 4 साल तो इनएलिजिबल क्रेडिट था, 4 साल के पीरियड का तो क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या बताया इन्होंने कि आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच कैपिटल गुड्स डिनोटेड शैल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, पहले तो पूरा का पूरा आईटीसी आप क्रेडिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इनएलिजिबल क्रेडिट जो है एट्रीब्यूटेबल टू द पीरियड ड्यूरिंग विच सच कैपिटल गुड्स वेर कवर्ड अंडर क्लॉज ए, मतलब फॉर एग्जांपल 4 साल वो वहां पे था, एग्जेम्प्ट सिर्फ यूज कर रहे थे एक्सक्लूसिवली, तो उस पीरियड उसको आप डिनोट करोगे उस पीरियड के आईटीसी को टीआईई से, एंड इट विल बी कैलकुलेटेड, कैसे कैलकुलेट करोगे, 5% फॉर एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ एंड विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द टैक्स पीरियड इन विच द क्रेडिट इज क्लेम। और आप क्या करोगे भाई, 5% का क्या कर दोगे आप उसको, यहाँ पे 5% फॉर एवरी क्वार्टर आप उसको मान लोगे, 5% एवरी क्वार्टर का मान लोगे और ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। ठीक है, तो जैसे कि आपने 4 ईयर्स यूज किया, हर साल में हो गए अपने 4 क्वार्टर, 5%, तो मतलब यहाँ पे कितना हो गया भाई आपका 80%। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 1 लाख की मशीन है, तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले तो आप 1 लाख रुपए क्या कर दोगे, 1 लाख का क्रेडिट इन्वॉल्व था, तो 1 लाख रुपए आप क्रेडिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और 80,000 रुपीज ऐड कर दोगे आप किसमें, इनएलिजिबल क्रेडिट बोल के टीआई करके ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। तो इन शॉर्ट आपको कितना क्रेडिट मिला है यहाँ पे देखा जाए तो आपका इफेक्टिवली आपको 20,000 रुपए का ही क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपकी मशीन एक ए से सी कैटेगरी में आई, जब आपकी मशीन सी कैटेगरी में आई उस साल आप क्या कर दोगे, 1 लाख रुपए क्रेडिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और यहाँ पे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में अपन 80,000 रुपीज क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 80,000 कैसे कैलकुलेट किया समझाना, 5% फॉर एवरी क्वार्टर, 4 क्वार्टर्स होते हैं साल में, ठीक है, इनटू 4 ईयर्स, तो यहाँ पे आ गया कितना 80%, 80% अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जांपल्स देखेंगे बहुत सारे तो समझ में आ जाएगा। आया क्या समझ में, तो किस में आया, अब ए से सी कैटेगरी में आए, ए से सी कैटेगरी में आए तो उसमें क्या बात हुई, क्रेडिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को, क्रेडिट लेजर में पूरा का पूरा अमाउंट, और कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी लेके जाओगे, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी आप इसको यहाँ पे लेके जाओगे, पूरे के पूरे अमाउंट को आप कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में लेकर के जाओगे। ठीक है, फिर उसको देखेंगे आगे कैसे कैलकुलेशन होता है मंथली क्रेडिट वगैरह। तो एक बार तो आप उसका पूरा अमाउंट यहाँ पे, जैसे कि क्या एग्जांपल था अपना 1 लाख अपने कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में चले जाएगा। अब इसके बाद देखो एक्सप्लेनेशन अब क्या बोलता है, एन आइटम ऑफ कैपिटल गुड्स डिक्लेयर्ड अंडर क्लॉज ए, जो क्लॉज ए में था, जो क्लॉज ए में था मतलब नॉन बिजनेस पर्पज या एग्जाम के लिए आपने कोई कैपिटल गुड्स लिया, एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो आप एग्जाम या नॉन बिजनेस के लिए,
ऑन इट्स रिसीट जब आप आया उस टाइम पे आपने उसको एग्जेम्प्ट या नॉन बिजनेस के लिए टोटली यूज कर रहे हो। शैल नॉट अट्रैक्ट प्रोविजन ऑफ 18(4). 18(4) के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करेगा इफ इट इज सब्सिक्वेंटली कवर्ड अंडर दिस क्लॉज, अगर वो बाद में सी में आ जाता है तो। 18(4) क्या है अपन अभी पढ़ेंगे, रिवर्सल का बताता है, वो रिवर्सल का केस बताता है कि भाई आप क्या थे, नॉर्मल में थे, कॉम्पोजिशन में आ गए, या आप यहाँ पे थे भाई, आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टैक्सेबल पे थे, अब आप एग्जेम्प्ट में आ गए, तो उस केस में कैसे रिवर्सल करना है वो बात है। तो वो यहाँ पे आपको बिल्कुल वो प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे जो प्रोविजंस दिए हुए हैं पढ़ रहे हैं अपन, बस वही लगेंगे, 18(4) वाले प्रोविजंस नहीं लगेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात ये है, 18(4) अभी पढ़ेंगे। सो यहाँ पे अपन देखो सी पॉइंट पढ़ रहे थे, इसमें अपन ने देख लिया कि अगर आपका कैपिटल गुड्स क्या बात है, अगर कॉमन कैपिटल गुड्स है तो पहली बात इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जाएंगे क्या, यस। कंप्यूटेशन ऑफ ए में आएगा क्या, यस। उसके बाद आपका नॉन बिजनेस एग्जेम्प्ट वाला है वो कॉमन में आ गया, तो अब जब वो कॉमन में आ जाएगा उस टाइम पे क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाएंगे, यस, पूरा अमाउंट लेके जाएंगे। और टी आई क्या करेंगे अपन यहाँ पे, भाई जो टी आई है वो कैलकुलेट करेंगे 5% पर क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ, और उतना क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। और क्या कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा पूरा अमाउंट, तो यस कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में चले जाएगा। उसके बाद चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज फॉर टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड टू कॉमन यूज। अब आपका जो कैटेगरी क्या था, पहले बी कैटेगरी का था, मतलब एक्सक्लूसिव आप टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, अब वो किस में आ गया, कॉमन में आ गया, बी से सी वाले में आ गया। तो जब हम एक्सक्लूसिव टैक्सेबल में यूज कर रहे थे, क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट हुआ था, यस हुआ था, यस हुआ था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हुआ था कि हाँ हुआ था, परंतु अब आप किस में आ गए, अब आप कॉमन में आ गए, अब आप कॉमन में आ गए, तो अब क्या होगा, उस केस में भाई अब आप क्योंकि कॉमन में आ गए, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाने की वापस जरूरत है, नहीं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके गए हुए हैं हम, ऑलरेडी हम क्या कहाँ लेके गए हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेकर गए हुए हैं, जब हम टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे उस टाइम पे, तो वापस से इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके जाने की जरूरत नहीं। बट क्या ये अमाउंट कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में आएगा, तो यस आएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में हम उसको ले लेंगे। ठीक है, तो चेंज फ्रॉम एक्सक्लूसिव यूज टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड टू कॉमन यूज, उस केस में क्या बात हो गई, उस केस में बहुत सिंपल सी बात है, उसको कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में आपको लेकर के जाना है। सो वेयर द कैपिटल गुड्स वेर इनिशियली कवर्ड अंडर बी and now covered under C, ITC claimed on such capital goods shall be added to arrive TC, मतलब यहाँ पे TC कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में ले लेंगे। अब ये पूरा अपन A का टोटल मारेंगे तो अपना कॉमन क्रेडिट का टोटल आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट का टोटल आ जाएगा। ठीक है, डिटरमाइन कॉमन क्रेडिट ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर अ टैक्स पीरियड एंड डिनोट इट एज TM। सो कैपिटल गुड्स की लाइफ मानी जाती है 5 ईयर्स, 5 ईयर्स जब भी इनवॉइस का डेट है वहां से 5 साल मानी जाती है। तो मंथली क्रेडिट निकालना है आपको, क्या निकालना है, अब टीएम निकालना है, ये टोटल आ गया आपके पास में, इसका आपको क्या निकालना है, आपको टीसी का टोटल आ गया, कॉमन क्रेडिट का टोटल आ गया पूरा, और इसका आपको क्या करना है, ये सारे ए का आपने टोटल मारा, आप जिस यहाँ पे जिस टैक्स पीरियड की बात कर रहे हो वहां पे आपका क्रेडिट, आपका यूजफुल लाइफ फॉल हो रहा है क्या कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स हम जब भी यहाँ पे खरीद रहे हैं इनवॉइस की डेट से 5 ईयर्स उसका क्या है, यहाँ पे उसका यूजफुल लाइफ होता है, यूजफुल लाइफ होता है। तो अगर कोई भी आपके कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ आपके टैक्स पीरियड में आ रहा है तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, मंथली क्रेडिट TC डिवाइडेड बाय 60, कॉमन क्रेडिट जो भी टोटल है डिवाइडेड बाय 60। व्हाट इज 60, 60 इज भाई यहाँ पे मंथली क्रेडिट आ जाएगा, भाई 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, इनटू हर साल में 12 महीने, तो 60 हो गए, 60 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे तो मंथली क्रेडिट आ जाएगा। जिन कैपिटल गुड्स का यूजफुल लाइफ आपके टैक्स पीरियड में आ रहा है, आपके टैक्स पीरियड में आ रहा है, तो उसका क्या हो जाएगा भाई, TC डिवाइडेड बाय 60 कर लो, TC डिवाइडेड बाय 60 कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका मंथली क्रेडिट आ जाएगा, मंथली क्रेडिट आ जाएगा। देख लो यहाँ लिखा भी है, यूजफुल लाइफ ऑफ एनी कैपिटल गुड शैल बी कंसिडर्ड एज 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस एंड द सेट फॉर्मूला शैल बी एप्लीकेबल ड्यूरिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द सेट कैपिटल गुड्स। और ये फॉर्मूला किस पे लग जाएगा भाई, यूजफुल लाइफ पे लग जाएगा। तो अपने को कुछ भी नहीं, यहाँ पे जो TC आया, TC डिवाइडेड बाय 60 करो, मंथली क्रेडिट आ जाएगा, बस अब कुछ भी नहीं, उसके आगे क्या करना है, E डिवाइडेड बाय F करना है आपको, एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा। ठीक है, अपोर्शन कॉमन क्रेडिट टू एग्जाम सप्लाई एज अंडर TR मल्टीप्लाइड बाय E बाय F, TR मल्टीप्लाई बाय E बाय F। अब ये जो TR है, TR पहले इन्होंने डिफाइन किया था, अब जहां पे इन्होंने TR डिफाइन किया था, ठीक है, द टर्म TR विच वॉज यूज इन द फॉर्मूला इन क्लॉज F, उसको ओमिट कर दिया, उसको जहां डिफाइन किया था उसको ओमिट कर दिया, तो क्लॉज F जैसे ओमिट हो गया, सो इट रेंडर्ड द फॉर्मूला गिवन इन क्लॉज G इज नाउ द टर्म TR विच इज यूज इन द फॉर्मूला इज नॉट डिफाइंड नोवेयर। सो अभी कहीं डिफाइन नहीं है, तो व्हाट वी विल अज्यूम TR एज TM।
ठीक है, यहाँ पे पहले बीच में था जहाँ पे इन्होंने टीआर को डिफाइन किया था, अभी इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया, तो अपन क्या मानेंगे भाई, ये जो टीआर है दिस इज टीएम ओनली। तो यहाँ पे टीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ई बाई एफ करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। कुछ नहीं किया अपन ने, यहाँ पे कॉमन क्रेडिट का टोटल निकला, उसको डिवाइड बाय 60 निकाला, ठीक है, मंथली क्रेडिट आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय ई बाय एफ किया, एग्जेम डिवाइडेड बाय टोटल। तो एग्जेम सप्लाई के टुवर्ड्स क्या आपका क्रेडिट है वो अपने को पता चल गया, वो अपने को पता चल गया, अब कुछ भी नहीं। एट टीई जो यहाँ पे आपका एग्जेम सप्लाई के टुवर्ड्स है, टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ड्यूरिंग एवरी टैक्स पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द कैपिटल गुड्स कंसर्न, उसको क्या करना है, आपको खाली टीई को अब आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करना है, ठीक है। क्लॉज जी प्रोवाइड्स फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग टीई अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम सप्लाई, टीई इज ई बाय एफ इंटू टीआर, वो अपन ने देख लिया। सो बेसिकली जो टीई आया इसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। सो कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट करना है, कॉमन क्रेडिट को डिवाइड बाय 60 करना है, तो मंथली क्रेडिट आ जाएगा, उसको ई बाय एफ करोगे, आपका एग्जेम सप्लाई के टुवर्ड्स आ जाएगा, उसको ऐड कर दो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, दैट्स इट। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे देखते हैं। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ एग्जेम सप्लाईज एंड टोटल टर्नओवर जब हम कैलकुलेट करते हैं, ई कैलकुलेट करते हैं, एफ कैलकुलेट करते हैं, उसमें एक्सक्लूड करना है, कभी भी कोई सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट या सीएसटी दिया हुआ है तो उसको एक्सक्लूड करना है, उसमें उसको इंक्लूड नहीं करने का। ठीक है, बाकी के पॉइंट्स अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चार्ट में ऊपर एग्जेम सप्लाई के, कि भाई एग्जेम सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो जो भी चार्ज अंडर रिवर्स चार्ज है, ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट यहाँ पे, एंड सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। तो क्या एग्जेम सप्लाई में इंक्लूड करना है वो देखा है अपन ने। एग्जेम सप्लाई में लैंड एंड बिल्डिंग के केस में वैल्यू क्या लेना है, जो भी वैल्यू अडॉप्ट की है फॉर पेइंग स्टैम्प ड्यूटी, और सिक्योरिटी केस में 1% ऑफ सेल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। तो ऊपर चार्ट है, इसमें ये सब पॉइंट कवर हो गए, और एग्जेम सप्लाई में क्या क्या एक्सक्लूड होता है वो भी अपन ने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, तो बेसिकली एग्जेम सप्लाई का तो अपन ने चार्ट यहाँ पे ऊपर देख ही लिया है, इसको पहले आप जो लास्ट के 3 पॉइंट्स है इसको आप यहाँ से कट भी कर सकते हो, क्योंकि अपन ऑलरेडी चार्ट में देख चुके, तो रिपीटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ सबसे पहले। केपीआई रजिस्टर, अच्छा इनको क्या चाहिए वो अपन देखते हैं पहले। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो निकालना है। अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल क्रेडिट टीआई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, इनएलिजिबल क्रेडिट निकालना है। अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट आपको निकालना है, कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई आपको निकालना है। ठीक है, तो ये सब निकालना है। ऑल द कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन कंप्लाइड विद, मेक सूटेबल assumption wherever required। ठीक है, KPI Limited registered in the state of हिमाचल प्रदेश as a manufacturing unit at बद्दी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये KPI लिमिटेड है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाड़ी में है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स XT एंड ST, 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं XT और XT। XT क्या बोल रहे हैं, ये टैक्सेबल है, और ST क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, द फॉलोइंग डिटेल्स फर्निश की गई है। मशीन 1 परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग XT एंड ST 72,000। तो यहाँ पे आपने जो मशीन खरीदी है कौन सी, यहाँ पे XT, और यहाँ पे मशीन जो खरीदी है 1 जुलाई को किस चीज़ के मैन्युफैक्चर करने के लिए, XT और ST, मतलब टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों के लिए। कॉमन कैपिटल गुड हो गया, कॉमन कैपिटल गुड हो गया, तो इसका ITC भी पूरा लेने का है अपने को, और कॉमन के कैलकुलेशन में भी जाएगा, दोनों चीज़ें होएगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ITC का यहाँ पे कैलकुलेशन दिया हुआ है, देखो फर्स्ट पॉइंट में अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्रेडिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या आया है, अमाउंट ऑफ सॉरी, इसके बाद एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों कैलकुलेशन अपन साइमल्टेनियसली देखते जाते हैं। सो मशीन 1 अपनी क्या बात हुई कि भाई कॉमन मशीन है, दोनों कैलकुलेशन में जाना चाहिए, ITC में भी क्रेडिट होगा और कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगी। सो मशीनरी 1 को अपन को लेने लें ITC, और इसको कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी लेके जाना है। देख लो आप, इस पे साथ में नोट भी लिखा है इन्होंने, नोट 1, ITC इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच इज कॉमनली यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई
शैल बी डिनोटेड एज ए क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी जाएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगा। उसके बाद मशीन टू परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट एक्सटी। मशीन 2 खरीदी अपन ने जुलाई में, वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हो आप? मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट क्या? एक्सटी। एक्सटी क्या है? टैक्सेबल है, टैक्सेबल प्रोडक्ट का है। 36,000 का आईटीसी क्या क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? यस, पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पूरा का पूरा अमाउंट जाएगा। पर क्या ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा? तो नहीं भैया, ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में नहीं जाएगा, ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36,000 का अमाउंट मशीन 2 का, यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा? ये आपके बिल्कुल आईटीसी मिलेगा, पर ये आपके कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में नहीं आएगा। लिख दो यहाँ पे आप, आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स विच आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली intended to be used exclusively for effecting other than exempt supply but including zero rate। सिंपल वर्ड्स में आप ये भी लिख सकते हो, taxable including zero rate shall be credited to electronic credit ledger। तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। मशीन 3 परचेज ऑन 1 जुलाई फॉर एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन प्रोडक्ट एसटी। प्रोडक्ट एसटी एग्जेम्प्ट है, क्या इसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा भाई, पूरे एग्जेम्प्ट के लिए एक्सक्लूसिवली यूज करें, ना क्रेडिट मिलेगा और ना ही ये आपके किस चीज के लिए जाएगा, ना ही आपके कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा। दोनों चीजें लिख दो, ना ये कॉमन क्रेडिट में जाएगा, ना यहाँ पे आएगा। देखो, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गुड्स यूज इंटेंडेड टू बी यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई शैल नॉट बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो ये नहीं क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, अपन ने यहाँ पे लिख दिया। मशीन 4 परचेज ऑन 1 अक्टूबर लास्ट ईयर, पिछले साल 1 अक्टूबर को लिया था, फॉर एक्सक्लूसिवली यूज इन प्रोडक्ट एसटी। प्रोडक्ट एसटी के लिए लिया था, मतलब एग्जाम सप्लाई के लिए लिया था। अक्टूबर में जब लिया था तब एग्जाम के लिए लिया था एक्सक्लूसिवली। फ्रॉम 1 जुलाई से मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सटी। अब टैक्सेबल के लिए भी यूज होगा, तो अब कॉमन में आ गया। ठीक है, तो पहले टोटली एग्जाम का था, तो क्या आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले गए होगे? नहीं। अब ये किस में आ गया? कॉमन में आ गया। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा? यस, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में भी लेके चले गए, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी अपन इसको लेकर के जाएंगे। साथ साथ में इसका क्या आएगा भाई? यहाँ इसका इनएलिजिबल आईटीसी भी आएगा, टीआईई भी आएगा, टीआईई भी आएगा। अमाउंट कितना है? 1,44,000। ठीक है, पिछले अक्टूबर को आपने लिया, 1,44,000 का अमाउंट है। तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई? आपने यूज कितना किया? देखो, अपन अभी जुलाई में, पिछले साल अक्टूबर में, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 क्वार्टर हो गया, जैन फेब मार्च दूसरा क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून 3 क्वार्टर हो गए। ठीक है, तो 3 क्वार्टर्स आपने क्या किया है? इसको 3 क्वार्टर्स आपने इसको यूज किया है एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट के लिए। तो 3 क्वार्टर से जितना है वो अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। सो 1,44,000 इंटू 5% इंटू 3 क्वार्टर्स कम्स टू 21,600। तो 21,600 अपना इनएलिजिबल आईटीसी आ गया, 21,600 इनएलिजिबल आईटीसी हो जाएगा। सो अमाउंट क्रेडिट करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 144 और इनएलिजिबल आईटीसी आपका कितना हो जाएगा? 21,600 और यहाँ तो पूरा अमाउंट लेके जाएंगे। कैलकुलेशन जो अपन किसका करेंगे यहाँ पे? ए के कैलकुलेशन में, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में अपन पूरा का पूरा लेके जाएंगे। ठीक है, आया क्या समझ में? उसके बाद मशीन 5 परचेज ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को मशीन 5 खरीदी थी, फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट एक्सटी। एक्सटी के लिए ली थी, एक्सटी इज टैक्सेबल, टैक्सेबल के लिए ली थी। ठीक है, एक्सटी अपना टैक्सेबल था। फ्रॉम 1 जुलाई सच मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एसटी। अब एग्जाम के लिए भी यूज करेंगे, तो पहले टैक्सेबल के लिए ली थी, अब एग्जाम के लिए भी यूज करेंगे। ठीक है, तो अभी ये क्या बात होगी भाई? पहले आपने टैक्सेबल के लिए ली, अब एग्जाम के लिए भी यूज करोगे तो कॉमन क्रेडिट हो गया। तो ये जब आपने टैक्सेबल के लिए ली थी तो क्या क्रेडिट ले लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? यस। तो अब वापस आईटीसी नहीं लोगे, पर क्या कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा? तो यस। तो उसका आपको आईटीसी तो नहीं मिलेगा मशीन नंबर 5 का, ये देख लो, मशीन नंबर 5 का आईटीसी नहीं मिलेगा, पर कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगी, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगी मशीन 5। यहाँ पे अपन ने लिख लिया। ठीक है, ये देख लो, where any capital goods which were used exclusively for effecting taxable supply are subsequently used for exempt supply, the ITC in respect of such capital goods shall be added to arrive TC। TC के कैलकुलेशन में अपन उसको लेकर के जाएंगे। नोट लिख दिया अपन ने, नोट 9। उसके बाद मशीन 6 परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2 years ago फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सटी और एसटी। अपन ने कब ली थी? 2 साल पहले ली थी। यूजफुल लाइफ कितनी होती है? 5 साल होती है। ठीक है, तो 2 साल पहले ली थी अपन ने, किस चीज के लिए? दोनों के लिए यूज कर रहे थे, मतलब कॉमन कैपिटल गुड था, मतलब अपन ने उसमें ले लिया होगा क्या? ऑलरेडी इनपुट क्रेडिट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उसका क्रेडिट पूरा का पूरा ले लिया होगा। हाँ,
ठीक है, बट पूरा का पूरा ले लिया, बट अब ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा क्या? यस, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा, क्योंकि रिवर्सल तो देना पड़ेगा ना भाई। क्रेडिट आपने पूरा ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पूरा क्रेडिट ले लिया, बट एग्जाम के लिए भी यूज हो रहा है, तो आपको हर महीने रिवर्सल तो करना पड़ेगा, तो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाता है कि यस, कॉमन क्रेडिट में ये बिल्कुल आएगा 1,08,000। जिन कैपिटल गुड्स का भी यूजफुल लाइफ 5 साल है यहाँ पे, उनका सबका अपने को यहाँ पे लेना पड़ेगा कि भाई उसका यूजफुल लाइफ है, तो ठीक है। और ये आ गई बात, तो यहाँ पे अपना ये आ गया क्या, ये सारे अमाउंट्स अपने ले लिए अपन ने। सो आईटीसी जो अपने को क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो 252 है, अमाउंट ऑफ इनएलिजिबल आईटीसी 21,600 है, ये आ गया। और ये अपन ने कॉमन क्रेडिट के भी सारे पॉइंट्स देख लिए। सो एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट भी अपना आ गया 3,42,000। 3,42,000 अपना क्या आ गया यहाँ पे, अपना एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट आ गया। अब बस इसको कुछ भी नहीं है, क्या करना है, डिवाइड बाय 60 करना है। डिवाइड बाय 60 कर दिया तो 5,700 अपना क्या आ गया यहाँ पे आ गया अपना कॉमन क्रेडिट जो जुलाई के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने बस इतना ही पूछा है, एग्जाम वगैरह का डेटा दिया नहीं है। अगर दिया होता तो 5,700 मल्टीप्लाइड बाय आप एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर करते तो आपका आ जाता क्या, एग्जाम के टुवर्ड्स क्या आपका आईटीसी एट्रीब्यूटेबल हो रहा है जुलाई महीने के लिए। ठीक है, बट उसका डेटा दिया हुआ नहीं है, इन्होंने पूछा भी इतना ही था अपने से। अमाउंट ऑफ आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इनएलिजिबल आईटीसी पूछा था अपने से यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे अपने से क्या पूछा, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट और कॉमन क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई पूछा। एग्जाम और टर्नओवर का डेटा दिया हुआ नहीं है, अगर दिया होता तो एग्जाम डिवाइडेड बाय टोटल करते तो अपना क्या आ जाता, जो एग्जाम टर्नओवर के टुवर्ड्स एट्रीब्यूटेबल आईटीसी है वो आ जाता। समझा क्या? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पूरे लॉजिकल तरीके से चलोगे तो फटाफट होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या लिखा है, विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर कंप्यूट द आईटीसी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, आईटीसी क्या क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यहाँ पे सितंबर के लिए आपसे ये पूछा। ऑल्सो कंप्यूट द आईटीसी टू बी एडेड टू द आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, या क्या आईटीसी ऐड करना है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, क्या आईटीसी ऐड करना है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, ये आपसे दो चीजें पूछी, पहली क्या क्रेडिट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, दूसरा क्या ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है आउटपुट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल गुड्स का सप्लाई 70,000 का है। आउटपुट सप्लाई ऑफ एग्जाम गुड्स का सप्लाई 40,000 का है। टोटल टर्नओवर 1,10,000। ठीक है, तो एग्जाम का सप्लाई आपका आ गया कितना 40,000 यहाँ पे, और टोटल टर्नओवर एफ आ गया आपका 1,10,000। ठीक है, तो ई और एफ की इन्फॉर्मेशन आ गई। इनवर्ड सप्लाईज में तीन चीजें दी है, पहली चीज कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। अब जो कैपिटल गुड्स आप एक्सक्लूसिवली यूज करते हो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई के लिए, क्या उसका आईटीसी मिलेगा? यस, बिल्कुल मिलेगा। ये देखो आईटीसी के कंप्यूटेशन में चलते हैं, इसका आईटीसी मिल जाएगा। कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई, इसका आईटीसी मिलता है। देन कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट आउटपुट सप्लाई, भाई एग्जेम्प्ट के लिए जो हम ले रहे हैं क्या उसका आईटीसी मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा उसका आईटीसी, अपन ने देखा रूल 43 में, इसका आईटीसी अपने को नहीं मिलेगा। कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई 1,800 का जीएसटी इन्वॉल्व है, बट आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कैपिटल गुड्स यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई। अब जो कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल के लिए भी एग्जेम्प्ट के लिए भी, टैक्सेबल के लिए भी एग्जेम्प्ट के लिए भी, भाई उसको पूरा का पूरा उसका अपने को एक बार तो आईटीसी मिल ही जाता है 4,200 का पूरा आईटीसी अपने को मिल जाएगा। तो ये आ गया आपका 6,200 क्या आईटीसी जो क्रेडिट कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। सेकंड बात, ये 4,200 अपन क्या करेंगे यहाँ पे लेके जाएंगे, ये अपना कॉमन क्रेडिट है, ठीक है, और रिवर्सल कैलकुलेट करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे क्या ऐड करना है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वो कैलकुलेट करेंगे। सो कॉमन क्रेडिट कितना है अपना 4,200, उसको कर देंगे डिवाइडेड बाय 60 दिस इज, तो आपका आ जाएगा टीएम कितना आया 70 रुपीज, कुछ भी नहीं, बस अब इसको ई बाय एफ करना है। 70 इंटू ई कितना था अपन ने देख लिया ऑलरेडी 40,000, एफ कितना था 1,10,000 इंटू ई बाय एफ कर दिया 25.45, ये अपना क्या आ गया भाई, ये अपना आ गया जो कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, बस इसको ऐड कर देना आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, खत्म हो गई बात। आया क्या समझ में? बहुत सिंपल सी चीज़ है, दो चीज़ें पूछी थी कि भाई आईटीसी क्या क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो 6,200 पूरा का पूरा क्रेडिट हो जाएगा पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और 25.45 ऐड हो जाएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। इस महीने का जो क्या है ये अमाउंट आ जाएगा एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स व्हाट एग्जाम सप्लाई, और ये कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, इसको ऐड कर देंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, दैट्स इट। ठीक है, अभी समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 37 अपन कर चुके हैं ऑलरेडी, रूल 42 से रिलेटेड थे। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाइए।
XYZ Private Limited is manufacturing company registered under GST in the state of Uttar Pradesh. It manufactures 2 taxable product alpha and beta and 1 exempt product gamma. तो taxable product आपका कौन सा है भाई यहाँ पे? एक मिनट। अल्फा और बीटा आपके टैक्सेबल प्रोडक्ट है और गामा आपका एग्जेम प्रोडक्ट है। गामा आपका एग्जेम प्रोडक्ट है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ? वाइल द प्रोडक्ट बीटा गॉट एग्जेम्प्टेड थ्रू अ नोटिफिकेशन। सो 1 अक्टूबर से जो बीटा है वो क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया। बीटा एग्जेम्प्ट हो गया और एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑन गामा गॉट विड्रॉन ऑन द सेम डे से गामा जो था आपका, गामा जो था वो अब एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गया, मतलब अब गामा टैक्सेबल हो गया। अब गामा टैक्सेबल हो गया, ठीक है। टर्नओवर ठीक है, और अल्फा का सेम स्टेटस ही रहा होगा, अल्फा का कुछ दिया नहीं है तो वो टैक्सेबल ही रहा होगा, ठीक है। द टर्नओवर ऑफ अल्फा बीटा गामा इन द मंथ ऑफ अक्टूबर वाज 9 लाख, 10 लाख एंड 6 लाख। अक्टूबर का टर्नओवर दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा का, ठीक है। XYZ has furnished the following information। पहले अपन देख लेते हैं कि ये क्या पूछ रहे हैं, उस एंगल से अपन करते चलेंगे आंसर। कंप्यूट द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ITC टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ITC कितना क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वो आपको बताना है। अमाउंट ऑफ एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कॉमन क्रेडिट क्या है वो आपको बताना है। कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्या कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई आपको वो बताना है। GST liability of company payable through electronic cash ledger for the month of October if opening balance of ITC is nil। और GST liability आपकी यहाँ पे क्या है? कंपनी के थ्रू जो भी आप पे कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ ITC इज nil, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अज्यूम दैट ऑल द प्रोक्योरमेंट्स मेड बाय कंपनी आर फ्रॉम स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश। क्या बात बोल रहे हैं कि भाई जो भी प्रोक्योरमेंट्स यहाँ पे कंपनी कर रही है वो कहाँ पे? अदर देन यहाँ पे कहाँ से? उत्तर प्रदेश है, अदर देन उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो ये कहाँ से है भाई? कंपनी इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, अदर देन उत्तर प्रदेश है मतलब IGST आएगा, सीधी सादी बात है। सिमिलरली कंपनी सेल्स ऑल द प्रोडक्ट इन द स्टेट अदर देन उत्तर प्रदेश, सेल भी उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और कर रही, अगेन IGST आ जाएगा। तो परचेज पे भी IGST, सेल पे भी IGST आपका। रेट ऑफ IGST इज 18%, 18% रेट है IGST का। सब्जेक्ट टू इन्फॉर्मेशन गिवन अबाउ अज्यूम दैट ऑल द अदर कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC हैज बीन फुलफिल्ड। तो आपको क्या बोल रहे हैं? आपको अज्यूम करना है कि सारी कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग ITC फुलफिल है। इग्नोर इंटरेस्ट इफ एनी एंड मेक सुटेबल अजम्पशन वेयर एवर रिक्वायर्ड। तो इंटरेस्ट को इग्नोर करो और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जो यहाँ भी रिक्वायर्ड है आप अजम्पशंस लेते चलो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब अपने को जो डेटा दिया है उसके बेसिस पे अपने को ये 4 चीजें करनी है। प्राइस दिया हुआ है, GST कितना इन्वॉल्व है आपको वो दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं। चलो, फर्स्ट मशीनरी यू परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तीनों प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, ठीक है। अब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टैक्सेबल भी हैं, एग्जेम्प्ट भी हैं, ठीक है। 1 अक्टूबर से अल्फा टैक्सेबल है, गामा टैक्सेबल है, बीटा एग्जेम्प्ट है। सो आपने जो मशीन प्रोक्योर की वो क्या हो गई भाई? वो यूज की जा रही है टैक्सेबल के लिए भी, एग्जेम्प्ट के लिए भी, मतलब वो क्या हो गया भाई? वो कॉमन क्रेडिट हो गया 36,000। क्या इसका ITC मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल मिलता है इसका ITC पूरा का पूरा मिल जाएगा। क्या ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा? यस, दोनों जगह जाएगा। तो अपन साइमल्टेनियसली करते हैं ये दोनों कैलकुलेशंस। अमाउंट ऑफ ITC क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मशीन कौन सी है अपनी? यू मशीन है, 36,000 का ITC इन्वॉल्व है। क्या ITC मिलेगा? यस मिल जाएगा, नोट में भी लिख देंगे। और यहाँ पे कॉमन क्रेडिट का अपन कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें भी क्या आ जाएगी? मशीनरी यू आ जाएगी। क्या यहाँ पे कैलकुलेशन में? यस आ जाएगी, नोट पढ़ लो, नोट में लिखा है ये सेम बात अपन ने जो बोली। देन मशीनरी वी परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट अल्फा एंड गामा। अब अपने अल्फा और गामा 1 अक्टूबर से क्या है? टैक्सेबल है। ये देखो यहाँ ऊपर अपन ने लिख लिया था डेटा, ठीक है। तो अल्फा और गामा क्या है भाई? टैक्सेबल है, टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल के लिए आपने मशीन खरीदी है 1 अक्टूबर को, 18,000 का ITC इन्वॉल्व है। तो क्या ITC मिल जाएगा? हाँ ITC मिल जाएगा। क्या है कॉमन क्रेडिट? नहीं यार, टैक्सेबल के लिए कॉमन कहाँ है? तो इसका ITC आपको मिल जाएगा। आप लिख दोगे नोट पे कि टैक्सेबल प्रोडक्ट्स के लिए लिए तो ITC यहाँ पे इसका बिल्कुल मिल जाएगा। उसके बाद
मशीनरी डब्ल्यू परचेज ऑन 1 अक्टूबर फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बीटा। बीटा प्रोडक्ट के लिए 1 अक्टूबर को खरीदी। बीटा प्रोडक्ट क्या है भाई? एग्जेम्प्ट सप्लाई, एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट है। तो क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं, इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या ये कॉमन क्रेडिट है? नहीं, ये कॉमन क्रेडिट भी नहीं, दोनों बात है। तो यहाँ पे अपना लिख दो आप नोट में कौन सी मशीन है आपकी। मशीन डब्ल्यू देखो नोट 3 में लिखा होगा, वही सेम बात। ओके, नोट नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। मशीन के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा। तो मशीन यू का यहाँ पे नोट नंबर 1 ये हो गया, नोट नंबर 2 ये हो गया, मशीन यूज एक्सक्लूसिवली ये नोट नंबर 3 ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मशीनरी वाई परचेज ऑन 1 अक्टूबर 4 ईयर्स अगो। 4 साल पहले मशीन वाई खरीदी थी, ठीक है। फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट बीटा, किसके लिए ली थी? बीटा के लिए ली थी, ठीक है। तो बीटा के लिए आपने मशीन खरीदी थी 4 साल पहले। फ्रॉम 1 अक्टूबर सच मशीनरी विल ऑल्सो बी यूज फॉर गामा। अब वो गामा के लिए भी यूज होगी, ठीक है। तो अभी 1 अक्टूबर से बीटा और गामा दोनों के लिए यूज होगी। तो पहले तो बीटा के लिए ली थी। बीटा क्या था? टैक्सेबल, टैक्सेबल। तो आईटीसी तो पूरा क्रेडिट कर दिया होगा उस टाइम पहले, 4 साल पहले आईटीसी तो पूरा क्रेडिट कर दिया होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। अब ये गामा के लिए भी यूज कर रहे हो, बट अब 1 अक्टूबर से देखो क्या सिचुएशन हो गई। गामा तो टैक्सेबल है, बीटा एग्जेम्प्ट है। सो नाउ इन दिस अक्टूबर, अभी अक्टूबर की हम बात करें तो इट इज बीइंग यूज्ड फॉर व्हाट? एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल। यहाँ पे कॉमन क्रेडिट में आ जाएगा ये, ठीक है। ये कॉमन कैटेगरी में आ गई। पहले सिर्फ टैक्सेबल के लिए यूज हो रही थी, अब टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों के लिए यूज हो रही है। तो अब कॉमन क्रेडिट कैटेगरी में आ गई। कितना? 72,000 रुपीज का क्रेडिट। तो 72,000 का अपन कहाँ लेके जाएंगे भाई? या कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में लेके जाएंगे। क्या इसका आईटीसी मिलेगा? नहीं, आईटीसी तो हम पहले ही ले चुके हैं, 4 साल पहले ही हम 72,000 का आईटीसी ले चुके हैं। कॉमन क्रेडिट का कैलकुलेशन में हम जरूर इसको लेकर के जाएंगे, ठीक है। देखो नोट लिखा भी होगा यहाँ पे यही। Machinery Y is used for effecting both taxable and exempt supply from 1st October. Prior to that, it was using only for taxable supply. So ITC would have already been taken पहले, ठीक है। Now it will be taken for what? यहाँ common credit के calculation में इसको ले लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद machine Z purchased on 1st October 2 years ago for being used in manufacturing all the 3 products. 2 साल पहले खरीदी है मशीन, तीनों प्रोडक्ट के लिए यूज कर रही है। तो भाई ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट है, सीधी सादी बात है, ठीक है। कॉमन क्रेडिट का पार्ट है। पहले भी ये टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए यूज हो रही थी, अभी भी ये टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए हो रही है। तो पहले जब टैक्सेबल प्लस एग्जाम के लिए हुई होगी तो उस टाइम पे आईटीसी तो ले ही लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। तो अभी वापस आईटीसी तो नहीं क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, पर कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा कि? तो यस, बिल्कुल जाएगा कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में। 54,000. Machine Z purchased on 1st October 2 years ago for effecting both taxable and exempt supply. तो यहाँ पे बिल्कुल ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में मशीन Z का जाएगा, ठीक है। देख लो, machine Z is used for effecting both taxable and exempt supply from 1st October 2 years ago. Therefore, such machinery ITC would have already been credited to electronic credit ledger. तो ITC आपने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आप लेकर के गए होंगे। अब ठीक है, तो ये मशीन्स का डेटा हुआ। अब रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अल्फा ऑन 5 अक्टूबर, ठीक है। अल्फा के लिए आपने कुछ रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है। अल्फा के लिए रॉ मटेरियल खरीदा 5 अक्टूबर को खरीदा, 5 अक्टूबर को खरीदा। अब 5 अक्टूबर को अपन ने क्या खरीदा है? अल्फा के लिए रॉ मटेरियल। अल्फा इज व्हाट? टैक्सेबल। अल्फा इज व्हाट? टैक्सेबल है, ठीक है। अब 27,000 का जीएसटी इन्वॉल्व है उसमें। टैक्सेबल के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो क्या आईटीसी मिलेगा? उसमें पूछने वाली क्या बात है मैम, ले लो आईटीसी। तो आईटीसी आपको उसका मिल जाएगा। उसके बाद रॉ मटेरियल यूज फॉर, ये देख लो यहाँ पे नोट में भी लिखा ही होगा, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स यूज फॉर अफेक्टिंग टैक्सेबल सप्लाई विल बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स। यहाँ पे नोट 6 का पार्ट हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने लिया रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बीटा परचेज्ड ऑन 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर बीटा के लिए। बीटा क्या है भाई? बीटा एग्जाम्प्ट है। क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देख लो बीटा का क्रेडिट मिला क्या? नहीं मिला क्रेडिट। रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग गामा परचेज्ड ऑन 15 अक्टूबर। गामा क्या है? टैक्सेबल है। क्या तो इसका आईटीसी मिल जाएगा? कि हाँ मिल जाएगा, आईटीसी इसका भी मिल जाएगा, ठीक है। आईटीसी के अपने पूरे आइटम हो गए, आईटीसी क्रेडिट कर दो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 99,000 रुपीज। उसके बाद में ये सारे कॉमन क्रेडिट भी अपन ने देख लिया। कॉमन क्रेडिट कितना आ गया? 1,62,000 आ गया। 1,62,000 का अपना क्या आ गया? कॉमन क्रेडिट आ गया, ठीक है। ये देख लो
162 का। अब कुछ भी नहीं, इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो मंथली क्रेडिट आ जाएगा। अक्टूबर मंथ से रिलेटेड जितना है 2700 का अपना मंथली क्रेडिट यहाँ पे आ गया। ठीक है, मंथली क्रेडिट आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ भी नहीं, ई बाय एफ करना है। मंथली क्रेडिट को ई बाय एफ करोगे आप, 1 सेकेंड, मंथली क्रेडिट को ई बाय एफ करना है। एग्जेम डिवाइडेड बाय टोटल, एग्जेम सप्लाई अपना क्या है भाई, अक्टूबर महीने का किसका, बीटा का सप्लाई, एग्जेम सप्लाई होगा। बीटा का यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ अल्फा बीटा गामा का आपको क्या दिया हुआ है, टर्नओवर दिया हुआ है, विच इज 9 लाख, 10 लाख एंड 6 लाख। सो 10 लाख किसका है, आपका बीटा का टर्नओवर है। सो 10 लाख हो गया यहाँ पे इंटू 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, तो 2700 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, 1080 आपका क्या है यहाँ पे, 1080 इज कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीने के लिए आपका कॉमन क्रेडिट क्या एट्रीब्यूटेबल है टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, वो आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये कॉमन क्रेडिट का काम हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा था अपने से, एक और क्वेश्चन यहाँ पे, आईटीसी क्रेडिटेड हो गया, कॉमन क्रेडिट हो गया, कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई हो गया। जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ कंपनी पेबल थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर अक्टूबर इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी इज नील। ठीक है, तो एकदम ही सिंपल है ये तो। अब इसके बाद ये देख लो, टर्नओवर दिया हुआ है 9 लाख, 10 लाख, 6 लाख। टैक्सेबल कौन कौन सा है, 9 लाख और 6 लाख। ठीक है, तो 9 लाख और 6 लाख पे यहाँ पे सिंपल से 18% आईजीएसटी लगा दो, 9 लाख पे और 6 लाख पे, अल्फा पे और गामा पे। तो 1,62,000 और 1,08,000 कितना आ गया, 2,70,000 आ गया, 2,70,000। दिस इज टोटल आईजीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई यहाँ पे कितना है, 1080 कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जाम सप्लाई अपन ने अभी कैलकुलेट किया था लास्ट में। सो टोटल आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपका कितना हो गया, 271,080। इसमें आईटीसी जो अपन ने क्रेडिट किया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में माइनस कर देंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी कुछ है नहीं, तो आईजीएसटी जो पेबल है 172,080, 172,080। ठीक है, तो बस यही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 38, इस तरीके का क्वेश्चन एकदम आराम से एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, आते ही रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 39 अपन ने बात की, रूल 86B की बात करना है अपने को। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाइए, सिंपल है एकदम, कैपिटल गुड्स वाले भी। वो जो अपन ने चार्ट पढ़ा ना, टेबल पढ़ा और चार्ट पढ़ा रूल 42 43 के लिए, उसके बेसिस पे सब सॉल्व हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सिंपल सा टेबल और चार्ट है, उसके बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे आपका सॉल्व हो जाएगा। बैरक के चक्कर में पढ़ना नहीं रूल 42 43 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे आएंगे। देखो 40 किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे Deluxe Enterprises is in possession of certain capital goods and purchases more of them as per the following particulars. Capital goods का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। Useful life of all the above capital goods is considered as 5 years. 5 years का useful life consider करो, यहाँ बोल रहा है। Apportion the input tax rate of capital goods while being informed that aggregate value of exempt supply during the tax period is 6 lakh. Exempt supply कितना दिया हुआ है, E अपना 6 lakhs and total turnover during the tax period is 12 lakh. यहाँ 00 मिसिंग है, लगा लो। So F है अपना यहाँ पे total turnover 12 lakhs। ठीक है, यहाँ बहुत क्लियर नहीं लिखा है, बट एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे क्या पूछना चाह रहा है, कंप्यूट द कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टू एग्जेम्प्ट सप्लाई। ठीक है, आपको कॉमन क्रेडिट यहाँ पे लिख लो, पहले नीचे एक लाइन, कंप्यूट द कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जेम्प्ट सप्लाई। तो यहाँ पे देखो, अब देखते हैं अपन एक एक कैपिटल गुड्स का देखते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट। कॉमन क्रेडिट निकालना है अपने को एग्जेम्प्ट सप्लाई के टुवर्ड्स। सो फर्स्ट कैपिटल गुड ए, इनपुट टैक्स इन्वॉल्व उसमें कितना है, 12,000 का, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। जो चीज़ एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए है, ना तो उसका आईटीसी मिलता है ना वो कॉमन क्रेडिट है, आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस है। तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, ये भाई इसका ये कॉमन क्रेडिट का पार्ट नहीं बनेगा। कैपिटल गुड्स बी 24,000 एक्सक्लूसिवली यूज फॉर जीरो रेटेड सप्लाई। जो चीज टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए होती है, जो चीज टैक्सेबल इंक्लूडिंग जीरो रेटेड के लिए होती है, उसका क्रेडिट मिलता है कि यस, बिल्कुल क्रेडिट मिलता है, पूरा क्रेडिट मिलता है। क्या वो कॉमन क्रेडिट है, नहीं नहीं, उसका पूरा क्रेडिट मिल जाता है, तो उसका अपने को क्रेडिट नहीं मिलेगा। सेम चीज नोट में भी लिखी हुई है। कैपिटल गुड्स सी 60,000 यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई। तो जो कैपिटल गुड्स आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई के लिए, उसका आईटीसी भी आपको मिलेगा और वो क्या कॉमन क्रेडिट का पार्ट बनेगा, यस वो कॉमन क्रेडिट का भी पार्ट बन जाएगा, कॉमन क्रेडिट का भी पार्ट बन जाएगा। कैपिटल गुड्स डी हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज फॉर 2 years फॉर एग्जाम सप्लाई। 2 साल से पूरी की पूरी तरह से एग्जाम सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो आप कैपिटल गुड्स डी को। नाउ देयर इज चेंज इन यूज फॉर टैक्सेबल एंड एग्जाम सप्लाई। अब टैक्सेबल और एग्जाम दोनों के लिए यूज कर रहे हो। देखो 2 साल से एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज कर रहे हो तो आईटीसी तो लिया नहीं होगा,
आप एग्जेम्प्ट से किस पे आ गए, यहाँ पे कॉमन पे आ गए, कॉमन पे आ गए तो क्या आईटीसी मिल जाएगा, हाँ आईटीसी भी पूरा मिल जाएगा, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में भी चले जाएगा। तो आईटीसी 1,20,000 का आपको मिलेगा इसका, यस 1,20,000 का आईटीसी आप क्रेडिट कर दोगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड लेजर में। और इनएलिजिबल आईटीसी जितने पीरियड वो एक्सक्लूसिवली यूज हुआ एग्जाम के लिए वो अपन यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैसे, 1,20,000 इंटू 5% इंटू 2 साल में 8 क्वार्टर्स आते हैं, 8 क्वार्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो नोट पे कि going to change from exclusively exempt to both taxable and exempt, full amount will be credited to the common ITC during the month। ये तो एक बात होगी, ठीक है। full amount will be credited to electronic credit ledger as well and 5% per quarter part thereof जो भी है वो ऐड कर देंगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। तो ITC क्रेडिट कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, 1,20,000 और यहाँ पे आप ऐड कितना करोगे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, 48,000। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में 48,000 चल जाएगा और कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में कितना चले जाएगा, 1,20,000 पूरा। ये देखो अपन ने ले लिया कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में, ठीक है। उसके बाद कैपिटल गुड्स ई हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज 3 years फॉर टैक्सेबल सप्लाई। सो टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, अब आप क्या कर रहे हो, नाउ देयर इज चेंज इन यूज फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट। अब कॉमन के लिए आ गया, वो कॉमन के लिए आ गया। तो जब टैक्सेबल के लिए यूज किया होगा तब क्रेडिट ले लिया कि हाँ क्रेडिट ले लिया, अब क्या है कॉमन है। अब कॉमन के लिए तो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में ले लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। वापस आईटीसी थोड़ी ना मिलेगा, यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में ले जाएंगे। सो टोटल कॉमन क्रेडिट अपना कितना आ गया, 3,60,000, ठीक है। कॉमन क्रेडिट कितना हो गया, 3,60,000। अब अपन टीएम निकालेंगे, मंथली क्रेडिट, इस महीने से क्या एट्रीब्यूटेबल है उसके लिए अपन क्या करते हैं, 3,60,000 को डिवाइड कर देंगे अपन 60 से। तो यहाँ पे क्या आ गया, 6,000। दिस इज व्हाट कॉमन क्रेडिट आ गया। कॉमन क्रेडिट आ गया, उसको क्या करना है, ई बाय एफ करना है आपको, खाली ई बाय एफ करना है। ई इज व्हाट exempt supply 6 lakh, F is what total supply 12 lakhs, so 6,000 multiplied by 6 lakh divided by 12 lakhs comes to 3,000। this is what common credit attributable to exempt supply, common credit attributable to exempt supply। बस होगी ये बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। क्या है, कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्री। क्या पूछ रहे हैं आपसे इसमें, यहाँ पे पूछा है एक तो आप बता दो अमाउंट क्या क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, एंड अमाउंट ऑफ कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई, और कॉमन क्रेडिट क्या है टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सो अभी अपन देखते हैं, यहाँ पे दो चीजें अपने को बतानी है। यहाँ पे क्या अमाउंट क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्या कॉमन क्रेडिट है वो यहाँ पे आपसे पूछा है। तो यहाँ पे एक ही टेबल में दोनों काम कर दिया है इन्होंने, ठीक है। देखते हैं, Oberoi Industries manufacturing company registered under GST, it has two taxable product X and Y। So इनके प्रोडक्ट टैक्सेबल कौन से हैं, टैक्सेबल प्रोडक्ट है X और Y, एंड वन एग्जाम प्रोडक्ट कौन सा है, Z। द टर्नओवर ऑफ XYZ इन द मंथ ऑफ अप्रैल वाज 2 लाख 10 लाख एंड 12 लाख। सो यहाँ पे आपको टर्नओवर दे दिया है 2 लाख 10 लाख और 12 लाख। अगर यहाँ से अपन यहीं पे अभी निकाल लें तो एग्जाम सप्लाई क्या है, Z का है, Z का कितना है सप्लाई यहाँ पे 12 लाख का, ठीक है। F क्या हो जाएगा, 2 लाख प्लस 10 लाख प्लस 12 लाख, मतलब 12 प्लस 12 24 लाख हो जाएगा, ठीक है। ओबेरॉय इंडस्ट्रीज इन द पोजीशन ऑफ सर्टेन मशीन्स एंड परचेजेस मोर ऑफ देम। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज कंसिडर्ड एज 5 years। मशीन की यूजफुल लाइफ कितनी ली है, 5 साल ली है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय इट कंप्यूट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। आपसे क्या बोल रहे हैं कि भाई आप बता दो कि क्या अमाउंट क्रेडिट करना है आपको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, ठीक है। ये अपन ने देख लिया ऑलरेडी क्या अमाउंट क्रेडिट करना है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, और आपसे कॉमन क्रेडिट पूछ रहा है, ठीक है। सो मशीन ए परचेज्ड ऑन 1st April फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, अपने को अप्रैल का ही निकालने बोला है सब कुछ, और क्या बोला है अप्रैल में ही एक मशीन परचेज करिए एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। एक्सक्लूसिव नॉन बिजनेस पर्पस का क्या क्रेडिट मिलता है, नहीं बिल्कुल नहीं मिलता, इसका क्रेडिट रेट कोई मिलता नहीं, इट इज इनएलिजिबल ओनली, ठीक है। सो मशीन है सिंस एक्सक्लूसिवली यूज फॉर बिजनेस पर्पस, आईटीसी इसका अवेलेबल नहीं, तो कोई आईटीसी क्रेडिट नहीं होगा, ना ये कोई कॉमन क्रेडिट, ना ये कोई कॉमन क्रेडिट है, ठीक है, इसलिए मिलेगा ही नहीं क्रेडिट ही।
मशीन बी परचेज्ड ऑन 1/4 फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग जीरो रेटेड सप्लाई। जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए आप जो मशीन यूज कर रहे हो उसका पूरा क्रेडिट मिलेगा, पूरा 100% क्रेडिट मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या ये कॉमन क्रेडिट है? नहीं। क्या ये अमाउंट क्रेडिट होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? यस, बिल्कुल पूरा क्रेडिट होगा। मशीन सी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल फॉर बीइंग यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑल द 3 प्रोडक्ट्स। तीनों प्रोडक्ट के लिए जो मशीन यूज हो रही है, मतलब टैक्सेबल के लिए भी, एग्जेम्प्ट के लिए भी, क्या उसका क्रेडिट मिलेगा? यहाँ जी पूरा क्रेडिट मिलेगा। और क्या वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा? हाँ जी, वो कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा। मशीन डी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2 years बिफोर 1 अप्रैल फॉर बीइंग एक्सक्लूसिवली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जेड। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल मशीन विल ऑल्सो बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्स एंड वाई। तो पहले इसको किसके लिए लिया था? खाली जेड के लिए लिया था, जेड के लिए लिया था। जेड अपना क्या था भाई? एग्जेम्प्ट था, जेड एग्जेम्प्ट था। तो आपकी मशीन खाली एग्जेम्प्ट के लिए यूज हो रही थी, अब ये टैक्सेबल के लिए भी यूज हो रही है, मतलब ये कॉमन कैपिटल गुड्स बन गई क्या? यस। तो जब एग्जेम्प्ट के लिए यूज कर रहे थे आप, तब उस टाइम क्या आपने ये क्रेडिट ले गए होंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में? नहीं। तो अब ले जा लो 1,90,000 2,000 का क्रेडिट अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले जा लो। और आपने 2 साल इसको एक्सक्लूसिवली एग्जाम के लिए यूज किया है, तो आपको ऐड क्या करना है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में? ये अमाउंट 1,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 2 साल में कितने क्वार्टर्स आएंगे? 8 क्वार्टर्स। 76,800 विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, दिस अमाउंट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, और एक ही कैलकुलेशन में तो पूरा 192 अपन लेकर के जाते हैं। ठीक है, एग्जाम से कॉमन में आया अपना कैपिटल गुड। Machine he purchased on 1st April, 3 years before 1st April, being exclusively used in manufacturing X and Y। मतलब X और Y क्या था? टैक्सेबल। तो टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे आप, टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे। फ्रॉम 1 for such machine will also be used for Z। अब वो कॉमन के लिए आ गया, टैक्सेबल के लिए यूज कर रहे थे, तो आईटीसी तो पहले ही ले गए होगा, आईटीसी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, तो अब कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है इस महीने में। क्या ये कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा? यस, कॉमन क्रेडिट के कैलकुलेशन में जाएगा। तो ये आ गया अपना टोटल कॉमन क्रेडिट 5,76,000। उसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे तो मंथली क्रेडिट आ जाएगा टुवर्ड्स कॉमन क्रेडिट फॉर, यहाँ पे कौन सा मंथ है अपना? अप्रैल है। अप्रैल के लिए आ गया 9,600। बस अब इसको ई बाय एफ करना है। ई बाय एफ अपन निकाल के रखें, ई कितना है? 12 lakhs, एफ कितना है? 24 lakhs। सो ई बाय एफ कितना आ गया? 4,800 खत्म हो गई बात। ठीक है, तो ये आपका कॉमन क्रेडिट एट्रीब्यूटेबल टुवर्ड्स एग्जाम सप्लाई आ गया। आईटीसी क्या क्रेडिट करना है वो आ गया इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और ठीक है, बस यही है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं अपने रूल 43 के। ठीक है, अभी एक सेकेंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 71 आप यहाँ पे कर लेना होमवर्क में। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन अपन ने अभी किए वैसे ही क्वेश्चन है, एक ये प्रैक्टिस के लिए है आपके, तो ये आप कर लेना प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 71। अब वापस से आ जाओ किस पे भाई? मेन बुक पे वापस आ जाओ। अपन ने देखो 17 1 2 3 पढ़ा, रूल 42 43 पढ़ा। लास्ट लेक्चर में अपन ने 17.5 ब्लॉक क्रेडिट ऑलरेडी कर लिया है। अब खाली सेक्शन 17 में 17.4 बचता है, वो अपन करते हैं, तो अपना सेक्शन 17 कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बात है? 17.4 किसके लिए आया? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी। अब इनके इसमें बहुत एग्जाम्प्ट इनकम होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑप्शन दे दिया कि भाई आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, जैसे इंटरेस्ट इनकम उनकी जो आ रही है भाई, क्या एग्जाम्प्ट इनकम है। तो उनके केस में क्या बोला कि भाई ठीक है, देख लो, आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या कर लो, या तो आप कंप्लाई कर लो 17.2 से। ठीक है, जो भी रूल 42 वाली अपनी बात थी, रूल 42 43 वैसा कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं, अवेल कर लो प्रोपोर्शनेट आईटीसी। ठीक है, अगर आपको उतनी वर्किंग करनी है आप वो कर लो, या आप क्या करो, आपके लिए एक सिंपल ऑप्शन देते हैं, आप हर महीने क्या कर दो, यहाँ पे 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी जो भी है इनपुट्स पे, कैपिटल गुड्स पे, इनपुट सर्विसेज पे, वो ले लो, बाकी का लैप्स हो जाएगा, बाकी का लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए आया? बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी, जो क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन एडवांसेस। उनको 2 ऑप्शन दिए। पहला बोला कि भाई आप या तो वो कर लो 17.2 से कंप्लाई कर लो, मतलब रूल 42 43 के हिसाब से आप कर लो, या आपके केस में हम दूसरा सिंपल ऑप्शन देते हैं, क्या कि आप 50% ऑफ एलिजिबल आईटीसी ले लो, बाकी का लैप्स हो जाएगा हर महीने, बाकी का लैप्स हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला वो कंपनी को कि भाई आपको किस चीज का क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा, जो भी आप इनपुट्स पे, इनपुट सर्विसेज पे पे कर रहे हो विच आर यूज फॉर नॉन बिजनेस पर्पस, उसका तो कुछ भी नहीं मिलेगा, नॉन बिजनेस वाले का कुछ भी नहीं मिलेगा। जो भी 17.5 वाले है क्रेडिट है, मतलब कि ब्लॉक क्रेडिट है, आपको वो बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। 17.5 के हिसाब से जो भी है ब्लॉक क्रेडिट, उसका भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो नॉन बिजनेस और ब्लॉक क्रेडिट, ये क्रेडिट तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। एक बार आपने ये ऑप्शन ले लिया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते पूरे साल, पूरे साल आपको यही ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। एंड लास्ट बात क्या बोली, जो 50% का रिस्ट्रिक्शन है किस पे अप्लाई नहीं होगा,
ऑन टैक्स पेड ऑन सप्लाई मेड बाय वन रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग सेम पैन। मतलब कि जो आप यहाँ पे 100% आईटीसी इज अलाउड ऑन इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स। एक पैन नंबर पे जितने जीएसटी नंबर होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन होते हैं, तो उनके सप्लाईज के केस में 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब क्या हो जाएगा, 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बस इतनी बात थी। देखो क्या बात हुई, बैंकिंग के कंपनी के केस में क्या बात हुई कि भाई उनको दो ऑप्शन दिया हुआ है, या तो वो कंप्लाई कर ले 17(2) के हिसाब से, अवेल कर ले प्रोपोर्शनेट आईटीसी रूल 42, 43 के हिसाब से, या दूसरी बात उनको क्या बोली कि आप एक काम करो 50% आईटीसी ले लो, 50% लैप्स हो जाएगा हर महीने, पर नॉन बिजनेस पर्पज का आईटीसी नहीं मिलेगा आपको। सेकेंड बात क्या बोली उनको कि भैया तुमको ना 17(5) यहाँ पे ब्लॉक क्रेडिट के केस में जो भी ब्लॉक क्रेडिट है उसका भी आपको ऑब्वियसली आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन ले लिया तो साल भर वो आपका ऑप्शन होना चाहिए, आप रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में नहीं छोड़ सकते। और 50% का रिस्ट्रिक्शन किस पे अप्लाई नहीं होता है, इट शैल नॉट अप्लाई ऑन सप्लाई मेड बाय एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को सेम पैन पे देता है, तो उस पर 50% का रिस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई होता है, उस केस में 100% आईटीसी रहेगा। चलो क्विकली इस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कुछ। यूबीआई बैंक has branch in Secunderabad, engaged in supply of service by way of accepting deposit, extending loans, opted for the option to avail credit of 50% of input tax for the month for which input tax relates to 17(4). ठीक है, तो 50% वाले ऑप्शन में ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं 50% वाले ऑप्शन में जा रहे हैं। ठीक है, इट हैज हेड ऑफिस एट चेन्नई, टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट इंक्लूड्स पर्टेनिंग टू, ये सारी आपको डिटेल्स दी हुई है। आपसे क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर दैट कैन बी अवेल्ड बाय यूबीआई बैंक। अक्टूबर के लिए वो क्या क्रेडिट ले सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको सीधे दे दिया क्या 50% उसने लेना है, 17(4) कंप्लाई कर रहा है वो, तो 17(4) के हिसाब से उसने क्या ऑप्शन लिया है, उसने यहाँ पे ऑप्शन लिया कि मैं 50% वाले केस उसमें जाना चाहता हूँ। तो देखते हैं अपन क्या यहाँ पे एक एक आईटीसी कैसे मिलेगा। सो सर्विस अवेल फ्रॉम डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट, अहमदाबाद ब्रांच, अहमदाबाद से सर्विस ली, अहमदाबाद ब्रांच से सर्विस ली, डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट से जो लेते हैं उसमें अपनी बात हुई है, 100% क्रेडिट मिल जाता है, 100% क्रेडिट मिल जाता है, लिख देना है नोट। आईटीसी ऑन सप्लाई ऑफ सर्विस अवेल फ्रॉम डिस्टिंक्ट एस्टैब्लिशमेंट अहमदाबाद ब्रांच, 50% रिस्ट्रिक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, सो फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड, फुल आईटीसी कैन बी अवेल्ड। आउटडोर केटरिंग सर्विस रिसीव फॉर इट्स एम्प्लॉय, अपन ने देखा हुआ है आउटडोर केटरिंग ब्लॉक क्रेडिट में चले जाता है, ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, अभी अभी अपन ने देखा नॉन बिजनेस ब्लॉक क्रेडिट का नहीं मिलेगा। गुड्स एब्सोल्यूट एंड वैल्यू ऑफ विच इज रिटर्न ऑफ इन द बुक्स, अगेन ये भी क्या है, ब्लॉक क्रेडिट का आइटम है, अपन ब्लॉक क्रेडिट पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो गुड्स यहाँ पे आप जो भी राइट ऑफ कर रहे हो बुक्स में, इसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑडिटिंग सर्विसेज का वेरी वेल क्रेडिट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, 25,000 यहाँ पे अपन ने ले लिया। फिर उसके बाद गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉय, पर्सनल यूज ऑफ एम्प्लॉयज का ऑब्वियसली यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपका क्रेडिट। ठीक है, फिर उसके बाद स्टेशनरी परचेज, जेरोक्स मशीन परचेज, इसका क्रेडिट आप ले सकते हो। टोटल आईटीसी अवेलेबल 1,10,000 हो गया, इसका आपको कितना एलिजिबल है, 50% ही एलिजिबल है, तो 55,000 आपको ये आईटीसी मिल जाएगा, 55,000 आपको ये आईटीसी बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, आया क्या समझ में। सो यहाँ पे ये बात हुई। ठीक है, अहमदाबाद ब्रांच है आपकी, आप सिकंदराबाद में हो, इसके लिए अपन ने इसको आईजीएसटी में लिया और बाकी सारा यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी के हिसाब से ले लिया। सो आपको ये टोटल आईटीसी इतना मिल जाएगा, 55,000 यहाँ पे और 27,000 यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ सिंपल सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नहीं आता इस पर क्वेश्चन एग्जाम में, जैसे अपन ने रूल 42, 43 पढ़ा, ब्लॉक क्रेडिट पढ़ा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू नेवर नो, कभी कभार आ सकता है, तो एकदम सिंपल सा ही पॉइंट है। सो 17(4) में हमने क्या पढ़ा, बहुत सिंपल सी बात है कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 17(2) कंप्लाई कर ले, मतलब रूल 42, 43, या 50% आईटीसी ले ले, 50% लैप्स हो जाएगा। यहाँ पे नॉन बिजनेस पर्पज का आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक क्रेडिट का आईटीसी नहीं मिलेगा उनको, और ऑप्शन अगर उन्होंने एक बार ले लिया तो साल भर वही ऑप्शन चलेगा। एंड लास्ट बात क्या, अपने डिस्टिंक्ट पर्सन से उन्होंने यहाँ पे कोई भी सप्लाईज ली तो उस केस में 100% आईटीसी उनको अलाउड है, 100% आईटीसी अलाउड है, बाकी सारे केस में 50%। ठीक है, तो ये 17(4) पढ़ा, एंड यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं 17(1), 2, 3, 4 एंड रूल 42 एंड 43। एंड यहाँ पे इस चैप्टर का डिस्कशन अपन यही कंप्लीट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, इसी तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर नाउ।